ओके। मेरा फ्लो जो लैंग्वेज का है वो संस्कृत में और हिंदी में और अदर लैंग्वेजेस में जो लाइक गुजराती उसमें ज़्यादा है, तो मैं हिंदी में कंफर्ट हूँ बहुत अच्छी तरह से। तो सेशन में हिंदी भाषा में लूँगा। और विजयनगर में प्रोग्राम हुआ था 2016 में। यहाँ से कोई था? ओके, विजयनगर में। उसके बाद 2 प्रोग्राम हो गए हैं बेंगलुरु में। 2016 में एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें 350 लोग आए थे गुरुकुल शिक्षा के ऊपर। आप थे वहाँ पर, विजयनगर शिवानी ऑर्गेनिक्स। तो गुरुकुल क्या था और गुरुकुल को एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोगों का क्या कर्तव्य है, उसके ऊपर पूरा गुरुकुल का साइकोलॉजी से वो लिया था मैंने। 3 दिन का था, 3 डेज था पूरा सेशन, 6 सेशंस थे। तो अभी जो आज का सब्जेक्ट है वो खास करके वैदिक पेरेंटिंग, और अभी की जो बच्चों की समस्या है, अभी हमारा एक चैलेंज है बच्चों का परवरिश, वो एक चैलेंज हो गया है आज। तो उसके ऊपर क्या हमारा उपनिषदों में, आयुर्वेद में उसके लिए क्या बताया है, तो उसके ऊपर मैं आज थोड़ी बात करूँगा। परम पूज्य विश्वनाथ दातार गुरुजी जो वाराणसी में थे और उन्होंने संस्कृति आर्य गुरुकुलम की स्थापना की, और जो गुरुकुलम हजारों साल से चल रहे थे उसका इंटरनल व्यवस्था का उन्होंने बहुत ही अच्छा रिसर्च किया सालों तक। और ख़ास करके उन्होंने ये देखा कि बच्चों को साइकोलॉजी जो आप जानेंगे तो उसके बाद उसकी परवरिश करेंगे, उसमें आयुर्वेद का यूज़ करेंगे, आयुर्वेद का उपयोग करेंगे, आयुर्वेद को सीखेंगे, तो बच्चों की बहुत सारी बीमारियों पर हम क्योर कर पाएंगे। और इसके लिए उन्होंने पंचकोश विकास का एक प्रोग्राम दिया, और वो बहुत ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उसके कोर्सेज चल रहे हैं अभी पंचकोश विकास के, और वो पूरा का पूरा भारत के दर्शन आधारित है। और अभी का जो सिनारियो है, अभी का जो परिस्थिति है कि बच्चे मानसिक रूप से बीमार होते जाते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो नाम की एक संस्था है, वो सर्वे कराती है। उन्होंने भारत का सर्वे कराया था पूरी परिवार व्यवस्था के ऊपर, तो उन्होंने ऐसा बताया है कि 211 चाइल्ड, वो लोग घर छोड़कर चले जाते हैं माता पिता के गलत व्यवहार के कारण, और 31 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं माता पिता के गलत व्यवहार के कारण। वो बच्चे इतने फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, और उसका कारण उन्होंने बताया था कि उसके कारण हमारा जो एनवायरनमेंट है, वो परिवार व्यवस्था है, वो एक बड़ा कारण है कि वो धीरे धीरे टूटती जा रही है। और इसके लिए हम आइडियल हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए बच्चों के प्रति, वो हमको पता नहीं है। तो आज सबसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है पेरेंट्स को कि वो बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए वो सीखे। तो उसके लिए तो कोई कोर्सेज है नहीं, यूनिवर्सिटी में कोई कोर्सेज पेरेंट्स बनने के नहीं है, प्रोफेसर बनने के है, टीचर बनने के है बीएड में, लेकिन पेरेंट्स बनने का कोई कोर्स है नहीं। बायोलॉजिकली तो बन जाते हैं पेरेंट्स सब कोई, वो तो प्राणी पशु भी बन रहे हैं, लेकिन मैच्योरिटी से पेरेंट्स बनना ऐसा कोई कोर्सेज है नहीं। तो उस समय पर वैदिक पेरेंटिंग का एक कंसेप्ट परम पूज्य गुरुजी ने आज से सालों पहले दिया, जो संस्कृत के सूत्र आधारित है। 100 संस्कृत के सूत्र दिए हैं उन्होंने, और उसमें बच्चों का विकास किस कोश का कब होता है और उसके अनुसार हमारा किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, तो वो उन्होंने पूरा का पूरा समझाया है। ऑनलाइन पोर्टल पर वो वैदिक पेरेंटिंग का कोर्स है पूरा का पूरा, और उसकी कुछ बातें मैं अभी करूंगा आपसे। वो पूरे का पूरा शरीर का विज्ञान और मनोविज्ञान को कंबाइन करके वो कोर्स बना है पूरा। तो आयुर्वेद में जो बच्चों की परवरिश के लिए एक अलग से तंत्र दिया हुआ है जिसका नाम है कौमार भृत्यम। आयुर्वेद के 8 अंग हैं,
अष्टांग आयुर्वेद कहा जाता है इसको। तो उसमें काय चिकित्सा है, शालक्य तंत्र है, शल्य तंत्र है, अगध तंत्र है, भूत विद्या है, कौमार भृत्यम है, वाजीकरण है और रसायन है। उसमें छठा जो तंत्र है वो केवल और केवल बच्चों के लिए दिया है। लाइक बच्चों के स्वास्थ्य के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए, बच्चों की परवरिश कैसे करनी चाहिए, बच्चे बीमार हो जाए तो हमको क्या करना चाहिए, बच्चे बीमार न हो इसके लिए क्या करना चाहिए, बच्चे की मेमोरी पर ध्यान देना चाहिए, उसका मेमोरी लॉस न हो, उसका मेमोरी बढ़ता जाए, उसकी बुद्धि बढ़ती जाए, उसका ऑब्जर्वेशन अच्छा हो जाए। तो इसके लिए एज ए पेरेंट्स हम क्या कर सकते हैं? तो आयुर्वेद में ये तंत्र पर पूरा का पूरा बताया है, जिसकी संहिता का नाम है काश्यप संहिता। काश्यप संहिता जो उपलब्ध ग्रंथ है हमारा, उसमें सबसे ओल्डेस्ट ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, पहले का ग्रंथ काश्यप संहिता है। उसमें ये सारी बातें बताई गई है। तो वो ग्रंथ को लेकर हमने रिसर्च किया, पूज्य गुरुजी ने रिसर्च किया, और उसमें उन्होंने बहुत सारे पागल बच्चों को मेंटली जो बहुत सारी विकृति वाले थे, बहुत सारे रोग थे उसमें, उसको भी ठीक किया उन्होंने। तो आज मैं थोड़ी बातें अपने डे टू डे लाइफ में, पेरेंटिंग में हम क्या कर सकते हैं, आयुर्वेद की दृष्टि से उसको क्या क्या कर सकते हैं, और जो भी लोग डॉक्टर हैं वो अपनी चिकित्सा में आयुर्वेद का कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ी बताऊंगा। मेरा अनुभव एज ए चिकित्सक, आयुर्वेद डॉक्टर, मैंने 15 साल तक प्रैक्टिस की है, सेवा की है 15 साल तक, क्योंकि गुरुजी के बाद सारे पेशेंट, जो भी प्रेग्नेंट वुमन से लेकर जो भी बच्चे थे जो मेंटली ऐसे साइकोसोमेटिक डिसीजेज वाले थे, सिजोफ्रेनिया, डाउन सिंड्रोम, ऑटो इम्यून डिसीजेज वाले थे, तो वो पूरी की पूरी चिकित्सा उनके लिए मैं करता था। तो उसका फॉलोअप लेना, उसकी चिकित्सा करना, उसके पास रहना, उसका ऑब्जर्वेशन करना, वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरी थी। तो मुझे जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं और जो मैंने रिजल्ट देखे हैं आयुर्वेद के मेडिसिन्स के, आयुर्वेद का ने जो लाइफस्टाइल दी है ऐसे लोगों के लिए, और जो मार्गदर्शन दिया है, गाइड किया है, तो उसके ऊपर मैं थोड़ी चर्चा करूँगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे प्रथम जो पंचकोश विकास है वो पहले हमको समझना होगा एज ए पेरेंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पंचकोश मानी लाइक एक लाइट की तरह होता है हमारा विकास। तो एक जैसे ये लाइट है, जैसे माइक है, उसका क्या है, पहले फिजिकल बॉडी है। हमारे कांटेक्ट में कोई भी व्यक्ति आता है तो सबसे पहले उसका फिजिकल फॉर्म ही हमारे कांटेक्ट में आता है, बराबर है। जैसे माइक आया, जैसे लाइट आई, जैसे फैन आया, जैसे मोबाइल आया, ये सभी फिजिकल फॉर्म है, बराबर है। अब फिजिकल फॉर्म एक कार्य करता है, उसके पीछे एक एनर्जी होती है तब। लाइक ये माइक काम करता है, ये लाइट काम करती है, पंखा काम करता है, सभी काम करता है, उसके पीछे एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, बराबर है। अब वो इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी काम करती है, उसका एक मैनेजर होता है, वो मैनेज करता है। लाइक इधर इलेक्ट्रिसिटी है तो स्विच दबाई तो ये लाइट होगी, वो स्विच दबाई तो वो लाइट होगी, तो वो मैनेज करता है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कहाँ जाने देना है, कहाँ नहीं जाने देना है। तो एक मैनेजर होता है, उसके ऊपर एक कंट्रोलर होता है, लाइक मेन स्विच है तो कंट्रोल करती है कि चलो वो स्विच ऑफ कर दिया तो सब स्विच ऑफ हो जाएगा, बराबर है। तो वो एक कंट्रोलर होता है, और एक उसके बाद एक पावर हाउस होता है जहाँ से पूरा का पूरा पावर का सप्लाइंग आता है। ये मिलकर काम होता है, वो हमने देखा है कोई भी सिस्टम में। ऐसा ही हमारे अंदर एक सिस्टम है, बराबर है। तो हमने देखा कि एक फिजिकल फॉर्म वो हमारा बाहर का बॉडी है। बच्चों का भी देखे तो बाहर का बॉडी है वो फिजिकल फॉर्म है, लाइक लाइट है, माइक है, फैन है, ये सभी है। उसके पीछे एक एनर्जी है जिसको हमने प्राण शक्ति नाम दिया है। वो क्या है, प्राण शक्ति है। अच्छा, उसका एक मैनेजर है जिसको हमने मन नाम दिया है। उसके पीछे एक कंट्रोलर है जिसको हमने बुद्धि नाम दिया है, और इसका एक पावर हाउस है जिसको हमने आत्मा या चित्त नाम दिया, लाइक चित्त। तो ये पूरा का पूरा बनकर पंचकोश होता है। और ये तब की बात उन्होंने बता दी मन की, कि जब माइंड ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था, माइंड ऐसा वर्ड नहीं था।
बराबर है। जब मॉडर्न के पास माइंड ऐसा कोई शब्द नहीं था, अभी क्या है, आयुर्वेद ने जब मन का कंसेप्ट दिया कि जो दिखता नहीं है, जो एक्सरेज में नहीं आता है, सोनोग्राफी में नहीं आता है और एमआरआई में भी नहीं आता है और कोई भी इंस्ट्रूमेंट से उसको पकड़ नहीं सकते, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस हमको स्वीकार करना पड़ता है और उसके कारण ही पूरे डिसीजेस हो रहे हैं, उसके विकृति के कारण। और वो ठीक हो गया तो सारे डिसीजेस ठीक हो सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने जो इसके ऊपर शोध किया, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस, ये सभी का बाद में रिसर्च हुआ। कब हुआ? जब आयुर्वेद ने उसका बेस बताया कि माइंड कोई है और ये बहुत ही बड़ा रोल रखता है हमारे स्वास्थ्य पर और हमारे डिसीजेस पर। उसी तरह से बच्चों में भी ये माइंड है। तो सर्वप्रथम ये फिजिकल बॉडी जो होता है उसको हम कहते हैं अन्नमयी कोश। क्या कहते हैं उसको? अन्नमयी कोश कहते हैं। उसके ऊपर जो एक, उसके पीछे उसको चलाने वाली एक एनर्जी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राणमयी कोश। उसको हम कहते हैं प्राणमयी कोश, क्योंकि वो एनर्जी है पूरी। उसको वो एनर्जी को मैनेज करने के लिए एक तत्व है जिसका हमने दिया है मन, माइंड, जिसको हम कहते हैं मनोमयी कोश। उसको हम कहते हैं मनोमयी कोश। उसके ऊपर एक तत्व है जो कंट्रोल करता है, इसको हमने दिया है नाम विज्ञानमयी कोश। और पावर हाउस जो है उसको हमने नाम दिया है चित्त या आत्मशक्ति, जो भी बोले। तो ये 5 काम करते हैं। अब उसके डेवलपमेंट का कुछ टाइमिंग है, उसकी कुछ विधि है जो हम नहीं जानते हैं। इसके लिए हम ठीक से हमारे बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते, क्योंकि हमको उसका माइंड ही पता नहीं है, हमको उसकी एनर्जी पता नहीं है, हमको उसका बॉडी पता नहीं है। तो बॉडी पता नहीं है तो बॉडी में रोग हो रहे हैं। एनर्जी पता नहीं है तो एनर्जी का मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, तो बच्चा गुस्सा वाला, वो हाइपर एक्टिव हो रहा है। हमको पता नहीं है, वो तो एनर्जी है उसमें, लेकिन वो एनर्जी को मैनेज नहीं कर पा रहे। माइंड है उसके पास, लेकिन माइंड को क्या दिखाना, उसको कहाँ लगाना, वो हमको पता नहीं है। तो इसके कारण उसका जो माइंड है वो गलत जगह पर लग जाता है, तो एडिक्शन हो जाता है उसको, या और कुछ पकड़ लेता है। और माइंड ने एक बार पकड़ा तो आप उसको छुड़ा नहीं सकते। जब तक हम ये नहीं जानते तब तक। इसको जान लिया तो हम छुड़ा सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। उसके पास बुद्धि है लेकिन हम उसका यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमको पता नहीं है इसका यूज कैसे करना है। ये माइक है, ये पानी है, ये सब कुछ है, लेकिन मैं पानी की बोतल को ऐसे करके बोलूं और माइक को पीने लगूं तो कैसे होगा? क्योंकि मैं जानता नहीं किसका यूज कैसे करना है सब कुछ। तो मैंने क्या किया, पानी की बोतल इधर रखी तो मेरी प्यास बुझ गई, और यहां से बोला तो आप तक पहुंच गया। मैंने दोनों काम हो गए। कब? जब मैं ये दोनों का यूज जानता हूं तब। तो भारत के ऋषि मुनियों ने एक एक वस्तु का उपयोग जाना। अच्छा, पूरी औषधि वनस्पति थी उसका भी यूज जाना। अच्छा, अमृत का नहीं, जहर का भी यूज जाना। पॉइजन भी काम का है, लेकिन प्रॉपर टाइम पर इतनी मात्रा में इस समय लिया जाए तो। और अमृत भी बेकार है जब आपने किसी भी टाइम ले लिया, क्योंकि आप यूज नहीं हम जानते हैं। तो हर एक वनस्पति का, हर एक प्राणी पशु का, हर एक चीज का उन्होंने उपयोग जाना। इसके लिए उन्होंने एक सूत्र दिया, नास्ति द्रव्यम अनौषधम। क्या बताया उन्होंने? नास्ति द्रव्यम अनौषधम। अनौषध कुछ है ही नहीं। हाँ, हमारा नॉलेज नहीं है उसका यूज क्या कैसे करना है। और आयुर्वेद में पहले परीक्षा ली जाती थी। अच्छा, गुरुकुल की एक बार आप परीक्षा की सिस्टम को देखिएगा, एग्जामिनेशन। अभी जो हम दे रहे हैं लिखित मौखिक, वो एग्जामिनेशन नहीं है। आयुर्वेद का शब्द है परीक्षा। परितः ईक्षणम, चारों ओर से देखना, उसको कहते हैं परीक्षा, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन। परितः ईक्षणम, तो उसको क्या कहते हैं? परीक्षा। परितः माने क्या? चारों ओर से। पर्यावरण को क्या कहते हैं? परितः आवरणम। परि उपसर्ग है, उसमें परि यानी चारों ओर से, सब ओर से जो आवरण है उसको पर्यावरण कहते हैं। परीक्षा
यानी सब ओर से उसको ऑब्जर्व करना। अभी तो क्या है, केवल लिखित में वो लिख कर जाता है, वो देख लेता है तो परीक्षा हो जाती है, तो वो परीक्षा नहीं, बराबर है, क्या है, ऑब्जर्व करना। तो सबसे पहले हम लोग जो कहते हैं कि बच्चों का ऑब्जर्वेशन आपका कितना है, वो फर्स्ट हमको ये सीखना है ऑब्जर्वेशन करना। तो हम पहचान सकते हैं कि बच्चों में ये तकलीफें हैं, इतना इतना करने की जरूरत है, उसके बाद हम एक्शन कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑब्जर्वेशन नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये ऑब्जर्वेशन सीखने के लिए पंचकोश का नॉलेज बहुत जरूरी है। पंचकोश का नॉलेज हमको होना चाहिए। तो फर्स्ट 0 to 5 ईयर्स तक पूज्य गुरुजी विश्वनाथ गुरुजी ने बहुत सारे शास्त्र पढ़े, हजारों लोगों का काउंसलिंग किया, हजारों गर्भवती महिला से लेकर बच्चों का ट्रीटमेंट किया। उसके बाद उन्होंने जो एक रिसर्च किया, और भारत भर में वो एक यूनिक रिसर्च था कि ग्रंथों के आधार पर कि ये कोश डेवलपमेंट का एक टाइमिंग है। वो टाइमिंग क्या है, 0 to 5 ईयर्स तक बच्चों का सेल्स डेवलप होते हैं। तो वो सेल्स डेवलप होते जाते हैं 0 to 5 ईयर्स तक। तो उसको समय का नाम दिया है अन्नमयी कोश। अन्नमयी कोश का डेवलपमेंट होता है 0 to 5 ईयर्स तक। तो अब हम कैसे मान ले उसको, लॉजिक क्या है उसका, तो आप देखिए कि अन्नमयी कोश का डेवलपमेंट है तब बच्चा क्या करता है पता है, जो भी कुछ दो आप उसको, लाइक ये बोतल दिया, गुलाब का फूल दिया, बुक दी, तो वो क्या करता है, वो मुंह पर ले जाता है। आपने देखा है वो बच्चों को, वो कुछ भी वस्तु है तो वो मुंह पर ले जाएगा। उसका मतलब वो नहीं है कि वो भूखा है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी टेंडेंसी हो गई है। वो टेंडेंसी क्यों हो गई है, क्योंकि उसका अन्नमयी कोश का डेवलपमेंट हो रहा है, सेल्स डेवलप हो रहे हैं उसके। तो वो बार बार खाएगा, बार बार यूरिन करेगा, ये सभी होगा क्योंकि उसका अन्नमयी कोश का डेवलपमेंट हो रहा है 0 to 5 ईयर्स तक। अब 0 to 5 ईयर्स तक उसको क्या चाहिए, तो उसको माता चाहिए, माँ चाहिए, बराबर, क्योंकि ये सेल्स डेवलपमेंट के लिए उसके हार्मोनल बैलेंस होना चाहिए। हार्मोनल बैलेंस के लिए उसको क्या जरूरत है, प्रेम की, भाव की, इमोशन की जरूरत है। इमोशन बहुत काम करता है हार्मोनल बैलेंस में। तो वो कहां से मिलता है, कनेक्शन है वहां से मिलता है, वो भाड़े पर नहीं मिलता है, खरीद कर नहीं मिलता है। आप ऐसा बता सकते हो कि आप, मैं 1 लाख रुपया दूंगा, आप मुझे प्रेम करो, या किसी भी व्यक्ति को बताओ कि मैं तुझे 1 लाख रुपया दूंगा, तुम इसको प्रेम करो। होता है कभी ऐसा? होता है? नहीं होता है। हाँ, प्रेम का नाटक हो सकता है, ड्रामा हो सकता है। कोई व्यक्ति इसको कहे कि इसको प्रेम करो, मैं 1 लाख रुपया दूंगा, तो 1 लाख रुपया लेकर वो प्रेम नहीं कर पाएगा, प्रेम का ड्रामा कर पाएगा, क्योंकि वो करने जैसी चीज है नहीं, वो हो जाता है। किसी के प्रति आपका एट्रैक्शन वो आप नहीं करते हैं, वो हो जाता है। किसी का अच्छा लगना, किसी का बुरा लगना, वो हमारा इमोशन के ऊपर आधारित है, हम इमोशन ड्रिवन है। IIT में मेरा प्रोग्राम था अभी 1 महीने पहले, तो मैंने वो PPT प्रेजेंटेशन किया। उसमें मैंने लिखा था कि भाई ये साइंस है, गर्भ विज्ञान हो, और शायद IIT के इतिहास में वो पहली बार कार्यक्रम हुआ गर्भ विज्ञान का, तब तक किसी ने किया नहीं था। तो मैंने PPT में बताया कि ये सूडो साइंस नहीं, ये साइंस है, और ये सुश्रुत मुनि जी पूरा हमने रिसर्च करके बताया है कि ये टाइम पर पूरी एनाटॉमी होती है। जब सोनोग्राफी नहीं थी, जब किसी भी प्रकार के टेस्ट नहीं थे, उस टाइम सुश्रुत मुनि ने सुश्रुत संहिता लिखी है, उसमें यह बताया है कि एनाटॉमी पूरी की पूरी 3 मंथ्स में हो जाती है। पूरा अंग उपांग का विकास पूरा 3 मंथ्स में हो जाता है। आज सोनोग्राफी में हम देखते हैं तो 3 मंथ्स में पूरी एनाटॉमी होती है। उन्होंने लिखा है कि 7th मंथ में जर्नी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो मिसकैरेजेस होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। और 8th मंथ में किसी का बर्थ हुआ तो प्रीमेच्योर से भी ज्यादा खराब है, 7th मंथ में अच्छा है, उससे भी खराब 8th मंथ में है डिलीवरी। क्यों ऐसा है? तो आज भी मॉडर्न साइंस मान रहा है, गायनेकोलॉजिस्ट कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि 8th मंथ में डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। क्यों? तो रीजन वहां नहीं है। रीजन के लिए क्या बताया है सुश्रुत मुनि ने
कि पहले 3 मंथ्स सभी अंग उपांग आ जाते हैं, पूरा मनुष्य का शरीर विकसित हो जाता है फर्स्ट 3 मंथ्स से गर्भ में। 4th मंथ में उसकी हृदय की अभिव्यक्ति होती है, तो इच्छाएं होती है, उसको इमोशन डेवलप होते हैं अंदर, वो इमोशनल हो जाती है व्यक्ति, स्त्री इमोशनल हो जाती है। 5th मंथ में मन की अभिव्यक्ति होती है, पंच में मना, तो मन की अभिव्यक्ति होती है, तो उसको विचार अच्छे लगते हैं, उसको सुनना अच्छा लगता है, उसको सोचना अच्छा लगता है, उसको चिंतन अच्छा लगता है 5th मंथ में। अब वो टाइम पर वो क्या देखती है? डिटेक्टिव सीरियल्स, हॉरर शो। तो बच्चे पर क्या इफेक्ट होगा? क्योंकि उसका माइंड का बन रहा है। तो हमने जब प्रोग्राम किया तो ये बताया राजकोट के गायनेकोलॉजिस्ट को कि आप जो फाइल देखते हो उसमें पहला वर्ड लिखा होता है कि प्रेगनेंसी के दरमियान, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या करना है? पूरा आराम करना है। तो आराम करना है मतलब क्या करना है वो नहीं लिखा है। तो क्या करते हैं लोग? बैठ जाते हैं बेड पर बैठ जाते हैं और टीवी ऑन कर देते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा जो देखे जाने वाले सीरियल से वो डिटेक्टिव सीरियल से। क्यों? क्योंकि उसमें एक्साइटमेंट होता है हमारा, और हमारा जब एक्साइटमेंट हुआ तब क्या होता है? हम अपने कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, हम ही आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं हमारे से। जब आपको कभी भी एक्साइटमेंट होता है तब आप अपने कंट्रोल में नहीं होते, तब आप में कुछ करवाया जाता है। देखो, आप पिक्चर देखने को जाते हैं, आप देखने को जाते होंगे, बहुत सारे पिक्चर्स आपने देखे होंगे। तो क्या होता है? पिक्चर क्यों चलती है? क्योंकि वो एक ही काम करती है, नेक्स्ट सीन के लिए एक्साइटमेंट क्रिएट करती है, तो वो चलती है, तो उसकी टीआरपी आती है, नहीं तो नहीं आती। तो एक्साइटमेंट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। सीरियल्स आई थी तो एकता कपूर अहमदाबाद में आए थे, तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने अनुभव बताए थे। तो लोगों ने प्रश्न पूछा उसने कि आपको क्या लगता है, मतलब आपका क्या कहना है, बहुत सारी सीरियल्स आपने बनाई है या फिर अच्छी चल रही है, तो क्या कहना? उन्होंने ये बताया था कि मुझे आश्चर्य है। क्या? वो बोले कि हम किसी को अपॉइंट करते हैं कि आपको सीरियल्स बनानी है, तो वो 1 साल काम करता है, 5 महीने करता है, बाद में कंटाल कर बोर होकर भाग जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं? उस कलाकार का एक्सीडेंट करवा देते सीरियल्स में कि चलो वो उसकी प्लास्टिक सर्जरी हो गई, अब दूसरा आ गया उसके स्थान पर, या तो मर गया तो बात पूरी। अब वो टिकता नहीं है, उसको पैसा मिलता है तो भी बराबर है, लेकिन पब्लिक ऐसी है उसको कुछ पैसा नहीं मिलता है, तो भी 700 एपिसोड तक सीरियल चलती है। क्यों? उससे कुछ मिलता नहीं है, लेकिन क्यों चलती है? क्योंकि एक्साइटमेंट क्रिएट करती है। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। बराबर, पिक्चर में ऐसा ही होता है। इसके लिए देखो अंधेरा होता है, अंधेरे में पिक्चर दिखाया जाता है, क्योंकि मेलेनिन का स्राव तब होता है जब बाहर अंधेरा होता है। बराबर, शांति के लिए उपयोगी है, तब एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा होता है। आप यही अंधेरा कर दो और मैं ऐसा सब्जेक्ट ले लूं जैसे भूत का है, तो हॉरर शो सारे दिखाए जाते। देखो उसमें 2 काम करते हैं, एक अंधेरा काम करता है, आप देखा उसमें कलर कॉम्बिनेशन अंधेरों का होता है, और दूसरा म्यूजिक का होता है। म्यूजिक के बिना एक भी हॉरर शो चलेगा नहीं, क्योंकि वो म्यूजिक इफेक्ट करता है, वो बहुत साइकोलॉजी है। अभी वो उसका यूज कहाँ हो रहा है? उसका यूज हो रहा है कि व्यक्ति को कहीं पर लगाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। वो क्या करते हैं कि वो यहाँ पर ये कर दिया, पिक्चर दिखाया, पूरा अंधेरा था, उसके ऊपर आप बैठ गए, एक्साइटमेंट हुआ तो डोपामाइन का स्राव हुआ, अंदर हुआ तो हमको भूख लगी तो बाहर इंटरवल हुआ, तब हम बाहर निकले तो पॉपकॉर्न आती है, पता है आपको? तो पॉपकॉर्न इतनी नहीं मिलती, इतनी मिलती, शैम्पू इतना मिलेगा, हेयर ऑयल इतना मिलेगा, लेकिन पॉपकॉर्न इतनी नहीं मिलेगी, इतनी मिलेगी। तो पॉपकॉर्न आपने खाई तो क्या हुआ? रुक्षता हुई शरीर में, तो पास में क्या हुई? कोका कोला। तो वो आपने इतनी भरकर बड़ी बोतल ले ली और पी गई। तो आपको कहाँ पहुंचाना था? वहां तक पहुंचाना था। बीच में पॉपकॉर्न आई, यहां पर एक्साइटमेंट हुआ, वहां पर स्राव हुआ, क्योंकि हम पूरा का पूरा ड्रिवन है, हम खुद नहीं जाते हैं, हमको ले जाया जाता है। तो उन्होंने प्रश्न पूछा था आईआईटी में
कि भाई आप ये उत्तम संतति का ये कह रहे हो, ये कह रहे हो, तो क्या जो अंध है, अपंग है, वो उत्तम नहीं है? मैंने कहा मेरा उसके ऊपर पूरा भाव है, मैं उसके लिए सेवा दे रहा हूँ। आज मैं हजारों रुपए की दवाई फ्री दे रहा हूँ जो मेंटली डिस्टर्ब बच्चे हैं, जो अपंग बच्चे हैं, जो अंध बच्चे हैं, ब्लाइंड है, उसको मैं हजारों रुपए की मेडिसिन फ्री दे रहा हूँ। उसके पास में जा रहा हूँ विदाउट एनी चार्ज। उसको कैसे अच्छा हो जाए वो मेरा एक लक्ष्य होता है कि कैसे, क्योंकि वो उत्तम नहीं है, वो उसको मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि अगला जन्म उसको मिले तो ऐसा न मिले, लेकिन वो बोलता है नहीं वो भी उत्तम है, वो भी उत्तम है। तो मैंने कहा कि आपकी पत्नी को आप बोलेंगे कि ऐसे बच्चे को ऐसा बच्चा दो, तो आपकी पत्नी प्रार्थना करेगी? नहीं करेगी। तो वो आग बबूला हो गए कि मेरी पत्नी की बात क्यों कर रहे हैं पर्सनली। देखिए, मैंने कहा साइंटिस्ट आप नहीं है, मैं हूं, क्योंकि आप इमोशन ड्रिवन है। साइंस की दृष्टि से क्या पत्नी है, क्या बाजू वाला है? साइंस की दृष्टि से यदि आप साइंटिस्ट खुद को कह रहे हो, लेकिन आप हो इमोशन ड्रिवन। जैसे ही आपकी पत्नी की बात आई, आप कैसे आग बबूला हो, मेरी पत्नी की बात करके दिखाओ, मैं कुछ नहीं, ऐसा ही समता में रहूंगा। मैं सीधा सीधा जवाब दूंगा, क्यों? मैं इमोशन ड्रिवन नहीं हूं, मैं पूरी समता से बात करता हूं। आप देखो, आप साइंटिस्ट होते हुए भी पत्नी की बात आई तो आ गया ना, क्योंकि आप सबकॉन्शियस साइंटिस्ट भी रहा ना तो भी ऐसा ही रहेगा। वो पढ़कर इसको नहीं जान पाएगा, क्योंकि पढ़ाई कहाँ होगी? हमारे कॉन्शियस माइंड पर होगी। और हमारा पूरा चलता कैसा है, बच्चों का स्वभाव कैसा चलता है, वो कैसे चलता है? सबकॉन्शियस पर। तो सबकॉन्शियस को सीखने के लिए हम लोग 2-3 बातें यहां करेंगे। पहला, अन्नमय कोश, उसका डेवलपमेंट कब होता है? 0 to 5 years, बराबर है। तो उस समय हमको क्या क्या करना होगा? हम कुछ गलतियां करते हैं। क्या करते हैं गलतियां? तो सबसे पहली गलती हमको ये हो जाती है, जो उसके सेल्स डेवलप होते हैं तब उसको विकृत आहार नहीं देना है। तो आज हम लोग क्या करते हैं? सिंथेटिक फूड देते हैं उसको। जो सिंथेटिक फूड आता है बाहर, केमिकल बेस्ड फूड आता है, तो वो हम देते हैं। वो क्या होता है, हम लोग ले तो को भी चलेगा, क्योंकि हम लोग पंचकर्मा वगैरह कराकर उसकी शुद्धि कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा कोष बन गया है। वो लोग लेंगे बच्चे, तो उसको सिंथेटिक फूड वो सेल्स में जाएगा, तो जीवन भर के लिए उसको बीमारी करेगा। तो सबसे पहले बच्चों को सिंथेटिक फूड नहीं देना है, मैदा वाला फूड नहीं देना है। तीसरा, विरुद्ध आहार नहीं देना है। सबसे ज्यादा जो नुकसान करता है विरुद्ध आहार, पता है आपको? आयुर्वेद का एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, वो आप जान लेना। आयुर्वेद की एक चैनल है हमारी, शास्त्रोक्त आयुर्वेदा, उस पर विरुद्ध आहार का एक वीडियो है। वो विरुद्ध आहार क्या है बच्चों का। अभी हम स्कूल्स में वगैरह में बच्चे को भेजते हैं, तो वहां पर फूड कुछ भी होता है, तो वो बच्चे को नुकसान करता है, क्योंकि बच्चे का एकदम रेगुलर से यूरिन और मल का जो सर्कुलेशन है वो बराबर होना चाहिए, वो निकल जाना चाहिए, मल पसीना निकलना चाहिए उसको। उसके लिए उसको इसी वातावरण में रखना है कि जहां उसका पसीना निकले, क्योंकि आयुर्वेद की दृष्टि से 3 जगह से टॉक्सिन्स निकलते हैं। एक मूत्र से निकलते, यूरिन से निकलते हैं, एक स्टूल से निकलते हैं, और एक पसीने से निकलते हैं। तो बच्चे को पूरा दिन हम एसी में बिठा रहे हैं तो पसीना नहीं निकलता है, तो पसीने के द्वारा जो टॉक्सिन्स निकलने चाहिए वो नहीं निकलते। तो क्या होगा? टॉक्सिन्स अंदर रहेगा तो वो बीमार रहेगा। तो पहला ये है, अन्नमय कोश का डेवलपमेंट 0 to 5 years होता है। वहां बच्चे को केंद्र में रखना है स्वास्थ्य, बच्चा हेल्दी कैसे रहे। अच्छा, जल्दी उठाने का हमारा है, क्योंकि जल्दी स्कूल होती है, तो 0 to 5 years के बच्चे को जल्दी नहीं उठाना है। उसकी जब नींद खुले तब उठना है। नियम करना है तो सोने का करना है, उठने का वो अपने आप उठ जाएगा। बच्चों के लिए उठने का नियम नहीं है, सोने का है। हमारे लिए हो सकता है उठने का। अभी हम क्या करते हैं, बच्चे 5 बजे उठ जाए, 6 बजे, लेकिन वो सोते हैं कब, वो हम नहीं ध्यान रखते। तो क्या होता है कि वो नींद डिस्टर्ब होती है, और एक बार नींद डिस्टर्ब हुई तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है उसका। वो गुस्सा वाला होता है, वो चिड़चिड़ा होता है, उसका मेमोरी लॉस हो सकता है, क्योंकि नींद है वो एक प्रकार का आहार है बच्चों का, वन टाइप ऑफ फूड। बच्चों के लिए नींद है वो एक प्रकार का फूड है। वो बहुत सारे लोग मतलब आए थे हमारे पास पेशेंट में, वो जल्दी उठा देते थे बच्चों को, क्योंकि वो जब कराते थे। तो हमने उनको बताया कि आप जल्दी उठा रहे हैं वो कारण है। बहुत सारे लोग, स्कूल्स होती है,
लेकिन बच्चा रात को देर से सोता है, स्कूल में जाना है तो जल्दी उठा देते हैं। वो सबसे बड़ा कारण है उसका डिस्टर्बेंस का। उसको सिजोफ्रेनिया हो सकता है, उसको डाउन सिंड्रोम हो सकता है, उसको साइकोसोमेटिक डिसीजेज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि नींद का इतना महत्व है। आयुर्वेद में जीवन को धारण करने के लिए 3 स्तंभ बताए हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। उसमें निद्रा का बहुत बड़ा रोल है। नींद ठीक से बच्चों को करवाए तो बच्चा बहुत ताज़ा रहेगा, मेमोरी लॉस नहीं होगा, वो हमेशा स्फूर्ति होगी, उसका अन्नमय कोश का डेवलपमेंट बराबर रहेगा। हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज के बहुत सारे पेशेंट आते हैं। पुणे से, आईटी सेक्टर से बहुत सारे लोग टाइप 1 डायबिटीज, उसके बच्चे पीड़ित थे। क्यों? तो रिसेंटली हमने जो फ्रीज लिया वो इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हम वहाँ इंसुलिन, हम कुछ फ्रीज की वस्तु यूज नहीं कर रहे, कोई भी वस्तु, लेकिन वो इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हमारे पास जो आते हैं माता पिता टाइप 1 डायबिटीज बच्चे के पेरेंट्स, उसको इंसुलिन रखने के लिए हमारे पास कुछ स्थान है। उसका इंसुलिन रखने के लिए हमने फ्रीज लिया। टाइप 1 डायबिटीज इसलिए उनको हुआ क्योंकि डे के स्कूल में उसको भेज दिया, दोनों चले गए कंपनी में, रात को दोनों शाम को आए, तब तक बच्चा अकेला है, वो अलोन, वो फील कर रहा है, वो मिस कर रहा है माँ को, और वो मिस कर रहा है नहीं माँ, तो क्या होगा? उसका हार्मोनल इनबैलेंस होगा, आघात होगा उसको, और उसके कारण उसको टाइप 1 डायबिटीज। आज ज्यादातर जो लोग अभी बच्चे हैं टाइप 1 डायबिटीज के, वो शरीर के कारण नहीं है, वो शुगर नहीं ले रहे कि उसको डायबिटीज हो जाए, उसका शुगर के साथ कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वो कितनी शुगर लेगा और कब ली उसने शुगर, उसका कनेक्शन है हार्मोनल इनबैलेंस के साथ। और वो जब तक नहीं होगा अच्छा, तब तक वो टाइप 1 डायबिटीज मिटेगी नहीं। टाइप 1 डायबिटीज के लिए दवाई नहीं है, टाइप 1 डायबिटीज है, वो लाइफस्टाइल से संबंधित है। जब तक वो लाइफस्टाइल बदलेंगे नहीं, हम लोग उसको जानेंगे नहीं, उसका साइंस नहीं जानेंगे, बच्चों का स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे, तब तक हजारों लाखों वैज्ञानिक हजारों लाखों दवाई ले ले टाइप 1 डायबिटीज की, वो टाइप 1 डायबिटीज नहीं जाएगी। आज उसका कोई उपाय है नहीं, क्योंकि वो ऐसा डिजीज नहीं है कि कोई वस्तु से हो रहा हो, वो हो रहा है लाइफस्टाइल से, हो रहा है इमोशन से, उसका फुलफिल करना जरूरी है। तो सर्वप्रथम बच्चों को इसको बचाने के लिए हमको बच्चों का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो पहला तो स्ट्रक्चर ये, पहला तो नियम ये है कि 0 to 5 years मम्मी है, माता है, वो सबसे ज्यादा टाइम बच्चों को दे। ये पहला रूल है, पहला नियम है। कम से कम टाइम आचार्य दे। अच्छा, जो प्री स्कूल चला रहे उसको मैं बता रहा हूं, प्री स्कूल जो चला रहे उसका टाइम आइडियल 3 से 4 घंटा होना चाहिए, उससे ज्यादा बच्चों को नहीं रखना चाहिए माता से दूर। 3 घंटा बहुत होगा। अच्छा, उसमें बच्चे छोटे छोटे आते हैं प्री स्कूल में, बराबर है, तो प्री स्कूल के जो आचार्य रखे वो बहुत मैच्योर होने चाहिए। अच्छा, कॉलेजिस में, इंस्टीट्यूशन में इतने मैच्योर नहीं हो तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि सामने वाला समझदार है। मैं कुछ ऐसा करूंगा तो आप लोग समझदार है, ऐसे भी आप लोग मुझे 100% फॉलो करने वाले नहीं। ट्रू? आप क्या करते हो? छलनी लेकर बैठते हो, इधर से छान देते हो चाय की तरह, दूसरा निकाल देते हो कि ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे काम का नहीं। आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब एक ही बात मेरी अच्छी थी, 99 नहीं। आपने 3 घंटे का लेक्चर लिया, उसमें आपकी 2 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब क्या कि और बातें अच्छी नहीं लगी। तो क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो होता है वही हम ले पाते हैं सामने वाले से, बराबर है। सब कुछ नहीं ले पाते क्योंकि आप समझदार हैं, लेकिन बच्चों का ऐसा नहीं है। बच्चे हैं ना, वो ब्लैंक है, तो वो 100% लेते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं पता है आपको? वो सीक्वेंस, जैसे आपको एक मैंने मम्मी कुछ दो, पैसा दो, या तो फिर कोई चॉकलेट दो, आपने नहीं दी तो क्या करेगा? गुस्सा हो जाएगा। गुस्सा हो जाएगा, वो भी आपने चॉकलेट नहीं दी तो क्या करेगा बच्चा? जो भी पास में होगा, जैसे बोतल है, वो फेंकेगा। तो बच्चे ने ये सीक्वेंस कहां से सीख ली? पहले सीक्वेंस कहां से सीखी? पहले रिक्वेस्ट, फिर नहीं हुआ,
तो फिर एग्रेसिव हो जाना, गुस्सा हो जाना। अच्छा तो भी नहीं दिया तो क्या है कि उसको बराबर है वायलेंस वो करना, किसी भी तरह से उसको फेंकना या कोई भी हर्ट करना उसको, बराबर यही सीक्वेंस से बच्चा जाता है। वो कहाँ से सीखी उसने सीक्वेंस, तो वो कहाँ से सीखता है, तो जैसे प्री स्कूल में जाता है, वो प्री स्कूल में माता पिता इसलिए भेजते हैं एंगेज करने के लिए, पहले प्ले के लिए पहले नॉलेज के लिए भेजते थे, फिर प्ले स्कूल आया तो प्ले के लिए भेजते थे, अभी एंगेज करने के लिए। एंगेज करने के लिए क्यों भेजते हैं, क्योंकि दो बच्चे होते हैं और दोनों शरारती होते हैं, तो दो संभल नहीं सकते, क्योंकि दोनों इतनी शरारतें करते हैं। क्यों, क्योंकि हमने गर्भावस्था में पूरे पिक्चर देखे होते हैं डिसूम डिसूम फाइटिंग वाले, या फिर और कोई भी डिटेक्टिव नॉवेल पढ़ी होती है या कुछ भी और किया होता है, तो बच्चे पूरे शरारती होते हैं, क्योंकि उसका हर एक विचार है वो उसके ऊपर इफेक्ट करता है। तो हमने गर्भ के टाइम पर क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या लिखा है, क्या क्या किया है, यूट्यूब के वीडियोस देखे हैं पूरे के पूरे, वेब सीरीज देखी है, तो उसका परिणाम होने ही वाला है, रिजल्ट आने ही वाला है ऐसा। तो बच्चे शरारती हो जाते हैं, तो दो बच्चे शरारती है तो क्या करते हैं, एक को वो एंगेज करने के लिए भेज देते हैं, बराबर है। अब ऐसे 30 बच्चे वहां पे इकट्ठे होते हैं, 20 या 30, तो जो टीचर होता है वो तो हमारे गुजरात में तो क्या है कि कोई भी एक लड़की को रख देते हैं कि चलो ये संभालो ये 30 को। तो वो लड़की है जिसको एक भी बच्चे का अनुभव नहीं, उसकी माँ को तो 2 का था तो भी वो कंटाल गई, इसको तो 1 का भी नहीं है, वो तो बीए कर रही है या बीकॉम कर रही है या बीबीए कर रही है, उसका साइकोलॉजी के साथ दूर दूर तक 7 जन्म तक कोई नाता नहीं है, तो वो पूरा का पूरा वो बॉयफ्रेंड से चैट करती रहती है। यहाँ बच्चे होते हैं, अब क्या होगा, वो 30 को संभालेगी, कैसे संभालेगी, तो वो डांटेगी उसको ओके बैठ जा, तो पहले वो समझाएगी, नहीं समझता है तो डांटेगी, बराबर है, नहीं तो पनिश करेगी, तो बच्चा वो सीक्वेंस उससे सीख लेता है। तो उसका हर एक बिहेवियर बच्चों में आता है, और उसको तो बिहेवियर का कुछ पता ही नहीं है कि मेरा बिहेवियर देखकर बच्चा वो सीख रहा है। तो इसके लिए वहां से बहुत कुछ बातें ऐसी आ जाती है कि वो भी बच्चा सीख लेता है, उसको मोबाइल यूज करके देखता है तो बच्चा खुद यूज करने लगता है, खुद ऐसी एक्शन करने लगता है। और हम लोग कहते हैं कि नहीं मोबाइल बोल लेते, मोबाइल छोड़ो, वो देखता है कि अच्छा वो टीचर यूज कर रहे हैं तो वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो टीचर को है ना पूर्ण मानता है। देखो आपने कभी ऐसा ऑब्जर्वेशन किया होगा, बच्चे जो खेल खेल रहे हैं ना, जितने बच्चे, बराबर है, उसमें उन लोगों को बताओ कि आप अपने रीत से खेल खेलो, क्या खेलोगे, तो 3 to 5 इयर्स के बच्चे, 3 to 6 इयर्स के बच्चे जितना भी खेल खेलेंगे ना, उसमें 90% वो क्या खेलेंगे पता है आपको, टीचर पता है, टीचर खेलेंगे, क्योंकि एक बच्चा है वो टीचर बन जाएगा और वो सबको बिठाएगा कि चलो बैठ जाओ मैं पढ़ाऊंगा आपको। आपने देखा है वो खेलता है टीचर, क्यों टीचर खेलता है, वो माँ से प्रेम लेता है, माँ के साथ रहता है, माँ का पूरा यूज करता है, माँ को मानता है, माँ के बिना नहीं रह सकता है, इतना माँ के ऊपर उसका इमोशन है, माँ के ऊपर प्रेम है, तो भी माँ को आइडियल नहीं मानता है, पूर्णता नहीं दिखती है उसको माँ के ऊपर। क्यों, क्योंकि वो देखता है कि ये माँ है लेकिन इसके ऊपर मेरे पापा है और इसके ऊपर मेरी दादी है, पहले थी अब नहीं, वो देखता है। तो क्या देखता है वो, सेकेंडरी कुछ भी उसको पसंद नहीं है, पूर्णता देखता है, उसको क्या बनना है, पूर्ण। तो देखता है कि ये माँ ठीक है लेकिन माँ किसी के अंडर में, मतलब माँ पूर्ण नहीं, तो माँ बनना नहीं चाहता है वो। लेकिन जब टीचर को देखता है तो टीचर के ऊपर कोई दिखाई नहीं देता है उसको, ट्रस्टी या डायरेक्टर या प्रिंसिपल कोई भी, टीचर अकेला ही होता है वहां पर। तो वो देखता है हमेशा कि यहाँ पूर्ण कौन है पूरे जगत में, टीचर पूर्ण है। तो उसको पूछो बड़े होकर क्या बनना है, तो टीचर बनना है। फिर थोड़ा टाइम जाएगा तो उसके बाद वो क्या बोलेगा कि मैं चाहे फटीचर बन जाऊं, टीचर कभी नहीं बनूंगा, क्योंकि धीरे धीरे उसको पता चलेगा टीचर में क्या स्ट्रगल है। लेकिन पहला जो उसके ऊपर इफेक्ट होता है वो टीचर का होता है। तो टीचर जो करता है वो करने के लिए उसको लगता है कि ये करना चाहिए, वो आइडियल है। तो हम लोग उसका एक सेशन लेते हैं साइकोलॉजी का, टीचर साइकोलॉजी का। उसमें हम ये समझाते हैं कि प्री स्कूल के जितने भी टीचर है उसको कैसे रहना है, उसकी एक एक आदत वो बच्चे की आदत बन जाती है। वो एक कोई भी वस्तु, वो जैसे मुंह में हाथ डालता है तो बच्चे मुंह में हाथ डालने लग जाते हैं, और ऐसे हजारों प्रयोग हमने किए।
उसकी एक एक आदत बच्चे की आदत बन जाती है, क्योंकि उसको देखता है वो पूर्ण है, तो वो जो भी करता है वो बच्चे को ऐसा लगता है कि वो करने जैसा है, वो 100% फॉलोवर है। और माता पिता जो करते हैं उसका उतना प्रभाव नहीं होता है बच्चे पर, क्योंकि वो उसको पूर्ण नहीं मानता है, मां को पूर्ण नहीं मानता है। तो 0 to 5 years उसका पहला फूड डिसाइड करिए, पहला उसका प्रॉपर फूड होना चाहिए। सेकेंड, उसको मोबाइल टीवी की आदत है तो साइकोलॉजिकली वो आदत होती है, तो उसको साइकोलॉजिकली छुड़ाइए, उसको और जगह पर एंगेज करिए। उसको 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 मोबाइल से मतलब ही नहीं है, उसको एंगेजमेंट से मतलब है। आप कितना उसको एंगेज कर पाते हैं उसका मतलब है, वो जो भी करता है उसमें वो एंगेज हो जाता है। तो ये बहुत महत्व का है 0 to 5 years तक। तीसरा, जहां प्री स्कूल है कोई चला रहे तो उसको समझाइए कि उसके टीचर्स में कौन सी आदत है, उसको कितना साइकोलॉजी का नॉलेज है। यदि नहीं है तो बच्चों को हानि होगी लाभ के बिना, उसको फायदा नहीं होगा, उसका नुकसान होगा, क्योंकि उसकी 5-7 आदतें ये ले लेगा। क्योंकि आदत लेनी बच्चों के लिए सबसे ये उम्र होती है, वो देख देख कर सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन उसका डेवलप होता है उस टाइम, वो ऑब्जर्व करते रहते हैं। और जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा किसी का करते हैं वो तो टीचर का करते हैं, क्योंकि अटेंशन वहां पर होता है उसका। तो 0 to 5 years तक ये ध्यान रखें। खास आपको लगे कि प्री स्कूल के टीचर से वो गुस्सा वाले हैं, तो बच्चे गुस्सा वाले हो जाएंगे। और एक बार गुस्सा वाले हो गए, उसको गुस्सा छोड़ना कठिन है। एक जैन साधु महाराज साहब थे, हजारों लाखों रुपए कमाए, दीक्षा ली, पूरा संसार छोड़ दिया, लाखों रुपए उड़ा दी। उसको देखकर उनके शिष्य होने लगे बहुत सारे, दीक्षा ले ली उन लोगों ने भी, लेकिन उसका जो गुस्सा था ना वो आउट ऑफ कंट्रोल था। वो गुस्सा हो जाता, लाल आंख हो जाती थी, पूरा का फिर होश में आते थे, क्या हो गया है, क्या बोल दिया मैंने। तो काउंसलिंग के लिए हमको बुलाया गया, क्योंकि हम साइकोलॉजी की काउंसलिंग करते हैं कि उसका कहाँ है, आयुर्वेद की दृष्टि से उसके रोग कहाँ कहाँ है, उसका रूट कोज कौन सा है। तो उन्होंने ये पूछा कि मैंने ऐसे हजारों लाखों रुपए छोड़ दिए, बहुत कुछ छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया पूरा, लेकिन गुस्सा नहीं छोड़ पाया, उसका कारण क्या है। हजारों लाखों रुपए बाद में कमाए थे तो वो छोड़ पाए, गुस्सा बचपन में आ गया था, वो नहीं छोड़ पाएगा व्यक्ति। तो वो काउंसलिंग की, बहुत तरह के काउंसलिंग की सबकॉन्शियस में निकालने के लिए। तो ये बच्चों जो गुस्सा हो जाता है 0 to 5 years तक, वो जीवन भर गुस्सा रहता है, वो इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है। आजकल के युवा देखो, आप कॉलेज में जा रहे हैं, हम देखते हैं उसका कोई विजन नहीं है, उसका कोई ध्येय नहीं है, उसको क्लैरिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पहले से उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया है। हमने ऐसा सोचा कि चलो फीस दे देंगे तो स्कूल कर देगी, वहां पर भेज देते हैं, बड़ी स्कूल्स में भेजते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि बच्चों के इमोशन क्या है, बच्चा क्या चाहता है, उसका कोई प्रॉब्लम है तो उसका रूट कोज क्या है, उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, वो कौन जानता है, उसको कैसा फूड देना चाहिए, उसका मेमोरी के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये पता ही। इसके कारण अभी तो अच्छा लगता है, लेकिन एक टाइम होने के बाद वो हमसे दूर हो जाएगा। तो 0 to 5 years ये ध्यान रखें। दूसरा, ये अन्नमय कोश का डेवलपमेंट हो गया कि 6 to 10 years उसका प्राणमय कोश का डेवलपमेंट होने लगता है। उसका मैं एक उदाहरण देता हूं। प्राणमय कोश मैंने बात की थी, पता है आपको? जैसे हमको फूड चाहिए, हमारा बॉडी मांगता है फूड, उस तरह से बच्चों का जो 6 to 10 years जो बच्चे होते हैं उसमें प्राणमय कोश डेवलप होता है, क्रिया डेवलप होती है। मतलब क्या है, उसका बॉडी मोर एंड मोर क्रिया मांगता है। ये बच्चे बैठ नहीं रहे, क्यों? उसको बाहर ले जाए। वो 6 to 10 years उसका क्या मांगता है, वो लोग, उसका बॉडी क्रिया मांगता है, बराबर है। हम लोगों को क्या है कि उसको लाएंगे तो सुनने को मिलेगा, वो सुनेगा नहीं, वो गलत फहमी हमारी, उसका कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि उसका हमारा नॉलेज के प्रति अट्रैक्शन रहेगा, उसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उसका वो
वो मैच्योरिटी नहीं है। उसका बॉडी क्या मांगेगा पता है? क्रिया मांगेगा, एक्टिविटीज मांगेगा। अब क्या होगा, आप 3 ग्रुप करो। एक ग्रुप में 6 to 10 ईयर्स वाले बच्चे रहेंगे, दूसरे ग्रुप में 11 to 15 वाले, तीसरे में 16 to 20 वाले। 3 ग्रुप कर दिए। अब इंस्ट्रक्शन दो आप एक, क्या कि वहां एक गिलास पड़ा है, वो लेकर आओ। यहां 5 बच्चे बैठे हैं 6 to 10, यहां 5 बच्चे 11 to 15 वाले, यहां 16 to 20 वाले। 3 एज ग्रुप वाले बच्चे बैठे हैं, 5 5 5 है, बराबर है, एवरी ग्रुप 5। अब उसको बताया वहां गिलास पड़ा है, लेकर आओ। तो जो आप 6 to 10 ईयर्स के बच्चों को इंस्ट्रक्शन देंगे तो 5 5 दौड़ कर जाएंगे। फिर एक बच्चा क्या करेगा, वो गिलास लेकर आएगा और दूसरे फिर दौड़ कर आएंगे, ऐसा होगा। अब दूसरा 5 ईयर्स जो ग्रुप बैठा है उसको बोलेंगे कि वहां गिलास पड़ा है, वहां लेकर आओ, बराबर है। तो वो बोले किसको बताया, तो हमने कहा संजय को, तो संजय जाएगा, बाकी सब बैठे रहेंगे। 11 to 15 वाले। 16 to 20 वालों को हम बताएंगे कि वहां एक गिलास पड़ा है, आप ले आओ। तो बोला किसको बताया, हमने कहा संजय को। तो संजय क्या बताएगा, मैं अभी इतना काम करके बैठा हूं, ये कब से खाली बैठा है, इसको बताओ। क्या हुआ, क्रिया शक्ति थी ना, वो पीक पॉइंट पर थी। 6 to 10 ईयर्स वो पीक पॉइंट पर थी, बराबर है। तब उसका बॉडी एक्टिविटीज मांग रहा था। लेकिन हमने स्कूल में सिस्टम क्या कर दी कि 5 घंटे 5 घंटे उसको बेंचेस पर बैठना है, हिलना भी नहीं है उसको। तो उसका बॉडी है वो क्रिया मांगता है, एक्टिविटीज मांगता है, कुदरत की रूप से वो एक्टिविटीज मांगता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एंटी नेचर करते हैं। हम लोग उसको बिठाकर पढ़ाना चाहते हैं, उसका बॉडी एक्टिविटीज मांग रहा है। तो कैसे होगा, हम एंटी नेचर, जैसे बाहर जैसे कि पवन इस तरफ का है, हम इस तरफ जा रहे हैं तो तकलीफ होगी ना, क्योंकि नेचुरली पवन इस तरफ है, वायु इस तरफ बह रहा है, तो मैं इस तरफ जाऊंगा सामने तो मेरी स्पीड कम हो जाएगी, मुझे तकलीफ होगी, बराबर है। स्पीड में डिस्टर्बेंस होगा, ये सब होगा। उसी तरह से बच्चों में है, क्योंकि उसका जो बॉडी है वो एक्टिविटीज मांगता है 6 to 10 ईयर्स तक, तो उसका प्राणमय कोश डेवलप। अब उस समय हम यदि बिठाते हैं, उस समय हम उसको एक्टिविटीज नहीं करने देते हैं, तो क्या होता है पता है, जीवन भर के लिए वो आलसी बन जाता है। आज हम देख रहे हैं कितना काम पड़ा है। अभी हम राजकोट में तो हम अलग अलग जगह मिलने के लिए जाते हैं, तो क्या होता है कि 2 बर्तन होते हैं इतनी इतनी चाय की, और वो पड़ा रहता है, और बारिश आती है बहुत तो फोन करती है काम वाली को कि कब आती हो कब आती हो। 3-4 फोन किया, वो बोले मैं रास्ते में हूँ रास्ते में हूँ रास्ते में हूँ, आधा घंटा हो गया। तो हमने कहा क्यों, बोले आपके लिए चाय बनानी है, लेकिन वो बर्तन है 2, वो मानने के लिए वो 15 मिनट से कॉल कर रही है, खुद नहीं कर लेती है। तो क्या हो गया, खुद काम नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि आलस है हमको। वो आलस कब से है, क्योंकि हमको 6 to 10 ईयर्स में हमको बिठा दिया था स्कूल में, उसके कारण हम बैठ ही गए। बाद में कोई काम है तो सब काम पड़ा है लेकिन हम बैठ रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज को दबा दिया गया और हमको पता नहीं चला, प्रेस्ड हो गई वो पूरी, अभी वो विकृत हो गई है, वो अभी हम नहीं हो सकते। इसके लिए देखो अभी कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, फिर देखा ट्रैफिक है वो है, चलो अगली बार, कोई तकलीफ नहीं, बरोबर है। क्यों, क्योंकि हमको उस टाइप का डेडिकेशन नहीं आता है। एनी हाउ वहां पर करना है ऐसा नहीं होता है डेडिकेशन। क्यों नहीं होता है, क्योंकि 6 to 10 ईयर्स हम उसको एक क्रिया शक्ति का विकास करने के लिए कुछ भी नहीं करते। तो ये एक गुरुकुल सिस्टम है, वो बच्चों को इस प्रकार की परवरिश सिखाता है। घर पर भी आप कर सकते हैं कि 6 to 10 ईयर्स उसको क्या है पता है आपको, नियमितता सिखानी। कोई भी काम है वो रेगुलर करना है। बच्चे जूते भी निकालना है, चप्पल निकालता है तो एक प्लेस पर निकालना है। हम गुरुकुल में इंटरव्यू लेते हैं तो उसके 10 मार्क्स है, किसके पता है, वो सीधा आता है तो चप्पल कहाँ निकालता है, वो ऑब्जर्वेशन हम करते हैं। सीधा आया और कहीं एक उधर निकाला एक उधर निकाला तो हम उसका मार्क कट कर लेते हैं। व्यवस्थित रूप से निकाला तो हम ये मानते हैं कि माता पिता ने सिखाया है कि चप्पल कहाँ निकालते। कोई कोई तो सीधा पहन कर ही आ जाता है,
उसके बाद हम कहते हैं चप्पल, अच्छा ओके बाहर, तो उसको होश नहीं है, बराबर है। तो उसको चप्पल कहाँ निकालना है, वस्तुएं कहाँ रखनी है, ठीक स्थान पर ठीक वस्तुएं रखनी, वो आदत कब डलती है? 6 to 10 ईयर्स। तो उसका जो, केवल हम आलसी नहीं होते, हमारा हाथ आलसी हो जाता है, हमारे पैर आलसी हो जाते हैं, सब कुछ। तो इसके लिए बच्चों को छोटी छोटी चीजें सिखाने का आइडियल टाइम है 6 to 10 ईयर्स, वो गोल्डन टाइम है। कोई भी वस्तु आप सिखाएंगे वो जल्दी से जल्दी वो एक्सेप्ट करेगा और प्रैक्टिस में रखेगा। लेकिन जैसे 10 ईयर्स गया उसके बाद बहुत कठिन है, उसके बाद उसका लॉजिक डेवलप होता है। लॉजिक डेवलप होता है तो वो पूछता है ऐसा क्यों करूं मैं, भाई मैं क्यों करूं बताओ, मैं सच क्यों बोलूं, मैं ऐसा क्यों करूं बोलो। तो आप उसको समझाएंगे तो वो दूसरा क्वेश्चन करेगा कि आप तो नहीं बोल रहे हो सच, मैं कैसे बोलूं। अब 6 to 10 ईयर से तो बच्चा पूछेगा नहीं कि आप झूठ बोल रहे हो, मैं कैसे सच बोलूं, वो बोलेगा नहीं ओके मैं बोलूंगा। लेकिन जब 11 में आया तब उसका मनोमय कोश का डेवलपमेंट हुआ, तब वो पूछेगा मम्मी आप तो झूठ बोल रही हो और मुझे सत्यम वद सिखा रही हो। वो बोलता है गुरु झूठ बोल रहा है और मुझे सच बोलने का उपदेश दे रहा है। तो वो उसको क्या बताएगा, तो वो सोचेगा कि जो मेरे लॉजिक में नहीं बैठता है वो नहीं करेगा। तो आपको हर एक बात के पीछे उसको लॉजिक देना होगा। और 6 to 10 ईयर्स ऐसा नहीं है, वो सीधा उसका लॉजिक डेवलप नहीं हुआ है, तो वो कल्पना डेवलप हुई है। कल्पना पता है आपको, इमेजिनेशन, जो हम कल्पना करते हैं। तो 6 to 10 ईयर्स के बच्चों का सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा उसका डेवलपिंग पार्ट है वो है कल्पना का। इसके लिए देखो मेरी बात आप करोगे कि एक बहुत बड़े गुरुजी आए थे और इन्होंने इतना कंटेंट दिया पंचकोश के ऊपर, बहुत अच्छा बताया, तो बच्चा खुश नहीं होगा। बच्चा नहीं पूछेगा कि वो कहाँ से आए थे, क्या था, उसको रस ही नहीं, कौन मेहुल भाई है, कौन गुरुकुल है, कौन क्या है, कौन कंटेंट क्या, कुछ भी नहीं। लेकिन आप उसको ऐसा बताओ कि एक राजकोट से गुरुजी आए थे, वो शक्तिमान की तरह सीधा इधर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में उतरे थे, सीधा ऐसे, तो बोले वो व्हाट नेक्स्ट, फिर क्या हुआ। क्या हुआ, दोनों में फर्क पता है। पहले में कंटेंट था लेकिन उसको खुराक नहीं मिला, उसका खुराक कंटेंट नहीं है, आपका खुराक कंटेंट है। आप कंटेंट के लिए आते हो, स्टोरी सुनने के लिए नहीं आते। लेकिन बच्चा कंटेंट के लिए नहीं आता है, वो क्या है, उसका कल्पना को उसको खुराक मिलना चाहिए। वो कब मिलेगा, जब उसमें ऐसी कुछ भी ऐसी वस्तुएं होगी जो नॉर्मल से अलग होगी, तो वो कल्पना को बल मिला। देखो आप, कल्पना को बल मिला ना, तो उसका एक्साइटमेंट बढ़ा। अब क्या हुआ, इसके लिए हमने एक साइंस विकसित किया था भारत के ऋषि मुनियों ने, और उसका पूरा का पूरा यूज किया था एजुकेशन के लिए। और जैसा एजुकेशन उससे हो सकता है, एक भी मेथड से ऐसा एजुकेशन नहीं हो सकता है, वो मेथड है स्टोरी टेलिंग की। स्टोरी टेलिंग के 50 रूल्स है। स्टोरी टेलिंग किसी को अच्छी तरह से आ जाए तो एक भी बच्चे की ऐसी आदत नहीं है, गलत आदत, जिसको हम निकाल नहीं पाएंगे, और एक भी ऐसी सही आदत नहीं है जिसको हम डाल नहीं पाएंगे। स्टोरी टेलिंग का इतना महत्व है। आज देखो, मेरा सिंगापुर में कार्यक्रम था। सिंगापुर में अंशु जी और मैं दोनों गए थे, तो बहुत बड़ा हॉल भरा था। उसमें अलग अलग जगह रामकृष्ण मठ वाले ने रखा था, आर्य समाज ने, बहुत सारे लोगों ने प्रोग्राम्स रखे थे। मेरे 7 डेज तक अलग अलग जगह पर प्रोग्राम था। तो एक साइंटिस्ट थे, वो आए, उन्होंने मेरे से जो भी मैंने 3-4 बातें बताई थी, तो प्रूफ मांगने लगे कि इसका प्रूफ और रेफरेंसेस कहाँ है, इसका कहाँ, ऐसे कैसे बोल सकते हो। और मैं हर एक जगह पर बहुत शांति से उत्तर देता हूँ, कभी भी ऐसा नहीं होता हूँ घबरा गया ऐसा, क्योंकि वो मैं 25 साल से यही काम कर रहा हूँ, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो मैंने उसके हो सकते हैं वहाँ पर रेफरेंसेस दिए, तो मैंने उनको पूरा का पूरा बताया, देखो मैं ये इसके आधार पर ये बता रहा हूँ, और ऐसे ऐसे रिसर्च हुए हैं, आपको पता नहीं है, लेकिन ऐसा है, भारत में ऐसा है, अभी भी जिंदा है ऐसा, और अभी भी वाराणसी में ये काम हो रहा है, और अभी गुरुकुल ने ये काम किया है। तो वो उसका, तो मैंने बताया, वो बोले कि नहीं मुझे प्रूफ साइंस से चाहिए। ओके, मैंने कहा पर चीज साइंस से ही लेते हैं। बोले क्या, तो आप प्रेम करते हो अपने पत्नी को, वो क्या साइंस है, उसमें कोई साइंस है मानो,
कि आप ये दिखा सकते हो कि आपकी पत्नी आपको प्रेम करती है, उसका प्रूफ दिखाओ, चलो कौन सी लैब में टेस्ट होगा, चलो बराबर कि भैया मेरा प्रेम है, ऐसा कोई प्रूफ है? कितने रिपोर्ट्स करवाओगे तो आएगा कि प्रेम है, लेकिन है ना। मैं अभी उसके बारे में कुछ बोलूँगा तो आप आग बबूला हो जाओगे ना, बराबर है। तो आप साइंस का बता रहे हो लेकिन आपका इमोशन भी इतना ही काम कर रहे हो, तो भी आप साइंटिस्ट होते हुए भी आपका इमोशन कहाँ कहाँ जुड़ा है और वो थोड़ा प्रूव कर पाओगे आप। मैंने कहा चलो वो बात छोड़ देते हैं, आपने पिक्चर देखा है? बोले कि हाँ। तो मैंने 2-3 पिक्चर के नाम लिए, मैंने कहा ये बोले देखा है। तो मैंने कहा कि उस पिक्चर आपने जो देखा उसमें एक जो एक्टर होता है वो जंप लगाता है ऊपर से, बराबर है, उसकी जो फियांसी होती है उसको ले लेता है, फिर वो ऐसे जंप लगाकर फिर ऊपर चला जाता है, ऐसा आपने देखा था उस पिक्चर में? बोले कि हाँ। तो मैंने कहा आपने जो साइंस पढ़ा है उसका ग्रेविटेशन का रूल क्या कहता है? ग्रेविटेशन का रूल क्या कहता है कि कोई भी आदमी नीचे आया बाद में ऊपर जा सकता है लगाकर? 25 फीट की मंजिल है, इधर ऐसा पड़ेगा और सीधा ऊपर जाएगा, ऐसा कभी होगा? वो बोले नहीं। मैंने कहा आपने देखा वो पिक्चर? बोले क्या? मैंने कहा आपने वो डायरेक्टर को मेल किया था? आप मुझसे प्रूफ मांग रहे हो सब बातों के, जब मैं मुफ्त में आता हूं, मेरे खर्चे से आता हूं, 1 रुपया किसी का लेता नहीं हूं, टिकट मेरी, टाइम मेरा, टिफिन भी मेरा, ऐसे मिल जाते हैं तो कोई बात नहीं, श्रीनिधि जी जैसे कि भैया चलो उसका भोजन की व्यवस्था हो गई, लेकिन टिफिन भी मेरा होता है, बराबर। सब कुछ मैं देखकर एक कल्चर के लिए मैं आ रहा हूँ, एक देश राष्ट्र के निर्माण के लिए मैं आ रहा हूँ, एक भी पैसा चार्ज नहीं करता हूँ किसी का भी। तो मैं इतना करता हूँ, बराबर, तो भी प्रूफ मांगते तो भी मैं प्रूफ देता हूँ, इतना भी मैं मना नहीं करता हूँ कि क्यों प्रूफ मांग रहे हो। लेकिन आप साइंटिस्ट तब हो जब आपने पे किया है, वहां पर आपने वो पिक्चर को पे किया है, सब कुछ किया है, इसके बावजूद आपने मेल वहां पर किया है कि भाई मैं साइंस पढ़ा, ग्रेविटेशन का रूल पढ़ा 12th साइंस में या 11th साइंस में, वो सही है या पिक्चर में दिखा रहे वो सही है, दो में से सही कौन सा? वो मेल किया है तो मुझे भेजो। नहीं है, क्यों? आप साइंटिस्ट कॉन्शियस से हो, सब कॉन्शियस में नहीं है, और वहां वो सब कॉन्शियस में आपको डाला गया, इसके लिए आपको क्वेश्चन नहीं, क्योंकि वो स्टोरी बिल्ड की गई, वो स्टोरी के माध्यम से गया, और स्टोरी के माध्यम से जब गया तब आप साइंटिस्ट नहीं थे, तब आप कॉमन मैन थे। आप साइंटिस्ट कॉन्शियस माइंड से हो, सब कॉन्शियस से नहीं हो। तो ये सबकॉन्शियस का सबसे अच्छा यूज ऋषि मुनियों ने किया कि उसका डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं? स्टोरी टेलिंग से। स्टोरी टेलिंग में क्या होता है? इसका इमोशन का यूज होता है, बच्चों का, उसका इमोशन के कनेक्ट करते हैं। अभी मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं, इमोशन से नहीं कर रहा हूं, मैं आपको लॉजिक से कर रहा हूं, तो आपको क्वेश्चन होंगे क्योंकि मुझे आपको क्वेश्चन कराने हैं। लेकिन मैं यहां कोई ऐसे मेरे अंध विद्यार्थी या ऐसा अपंग है, ऐसे कोई गुरुकुल के विद्यार्थियों को लाऊंगा, तब मैंने क्या किया? आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे और मैं बोलूंगा कि ये देखो ऐसे व्यक्ति को मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपका इमोशन कनेक्ट होगा वहां फिर आपके 2 क्वेश्चन होंगे ना, वो भी निकल जाएंगे, क्योंकि वहां मैंने किसका यूज किया? इमोशन का। तो स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बच्चों की जो गलत आदतें हैं, बच्चों में हम जो आइडियोलॉजी डालना चाहते हैं, बच्चों में सिद्धांत रखना चाहते हैं, वो पुस्तकों से नहीं जाएंगे, वो स्टोरी टेलिंग से जाएंगे, क्योंकि वहां पर वो 100% कनेक्टेड है, उसका इमोशन का यूज है वहां पर, और उसके माध्यम से उससे जो करवाना है वो इनडायरेक्ट एजुकेशन मेथड से हम करवा सकते हैं, जो आज बिल्कुल यूज नहीं हो रहा है। 6 to 10 ईयर्स के बच्चे का मैक्सिमम टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि उसके पास जो शक्ति है, आज मैं यहां आऊं तो मेरा क्या फ्रूटफुल रहेगा? मैं अपनी जर्नी को फ्रूटफुल कब मानूंगा? कब मानूंगा मैं? जब आपके जैसे 10 लोग लीडर पर्सनालिटी वाले मुझे मिलेंगे और आगे काम का संकल्प लेंगे, यहां पर इतने लोग सुनेंगे, और उसके बाद में जाऊंगा तो मैं मानूंगा कि मेरी जर्नी फ्रूटफुल हो गई, बराबर है। लेकिन वो नहीं हुआ, और मैं भोजन करने के लिए गया, अंशु दीदी से 2-3 जगह में घूम कर आया बेंगलुरु में, तो मेरी जर्नी फ्रूटफुल है? नहीं है ना। 6 to 10 ईयर्स के बच्चे का टाइम फ्रूटफुल कब यूज किया? जब हमने उसमें जो 6 to 10 ईयर्स तक जो सद्गुण डालने थे,
जो इमोशन डालना था, जो हमारे प्रति उसको एक डेडिकेशन डालना था, वो हमने डाल दिया, तो 6 to 10 ईयर्स के बच्चों का टाइम फ्रूटफुल गया। इसके अलावा हमने कुछ भी किया, उसको इधर उधर घुमा दिया, साइंस पढ़ा दिया, वो दिखा दिया, उससे कोई मतलब नहीं। उसका इमोशन टच नहीं, उसका संवेदनशीलता नहीं आई। तो क्या होगा आगे जाकर, जैसे ही हमारे साथ उसका कुछ हुआ तो हमारे साथ उसका ब्रेकअप हो जाएगा। हो रहा है आज भारत में वृद्धाश्रम बढ़ रहे, इसका कारण ये नहीं कि मकान छोटे हो रहे, मकान तो बड़े हो रहे, माइंड छोटा हो रहा है। व्यक्ति संवेदन के बिना हो रहा है, उसके पास ऐसी फीलिंग नहीं है। और फीलिंग के बिना का साइंटिस्ट कोई काम का नहीं, फीलिंग बिना का डॉक्टर हमने कोरोना में देख लिया। जब डॉक्टर फीलिंग छोड़ देता है ना, तब वो मनुष्य भी, डॉक्टर छोड़िए, मनुष्य भी नहीं रह जाता है। वो हमने राजकोट में देखा। हमने ओपन फॉर ऑल ट्रीटमेंट चालू की थी कोरोना की, हजारों लोगों ने लाभ लिया, बराबर है। क्यों? आयुर्वेद का हमारा 15 बीघा का फार्म है बड़ा, राजकोट में पूरा भर जाता था कोरोना के लिए। कोरोना का टाइम पर कोई फीस नहीं, आप आ जाओ, आपकी फाइल लो, 10 डॉक्टर बैठते थे, वो ट्रीटमेंट करते थे, कोई चार्ज नहीं। वो पूरा का पूरा हैंडल किया हमने। कमाने का सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी था, उसके समय पर हमने सेवा की। क्यों? क्योंकि उस समय जो व्यक्ति जाता था उसको वेंटिलेटर की जरूरत थी, उसको ऑक्सीजन की जरूरत थी। सामने वेंटिलेटर थे, ऑक्सीजन थे, बेड भी खाली थे, लेकिन तब डॉक्टर ये पूछते थे आपके पास 5 लाख है? बोले 5 लाख मेरे पास नहीं है अभी डिपॉजिट करने के लिए। तो बोले वेंटिलेटर, यहाँ बेड खाली नहीं है। बेड खाली है, बेड खाली नहीं है, वो बताता था। क्यों? क्योंकि आदमी से पैसा बड़ा हो गया, पैसे के लिए आदमी का यूज होने लगा। तो ये सबसे बड़ा, क्योंकि व्यक्ति जब फीलिंग छोड़ देता है ना, तो उसका कोई विद्या, कोई एक्सपर्टाइज काम का नहीं होता है। पहला है हमारा फीलिंग, कर्तव्य। वो यदि है हमारे पास, तो माता पिता के साथ हमारे अच्छे रिश्ते रहेंगे बच्चों के, वो 2-3 पीढ़ी को भी संभाल पाएगा, वो सब कुछ कर पाएगा। कब तक? जब तक उसके पास फीलिंग है। हम दिल्ली में जाते, वहां पर एक गेस्ट हाउस ऐसा हमको फ्री में देते हैं, उनके घर हम रुकते हैं। वो गुरुकुल में अभी आने वाले हैं, बताया था उन्होंने। अभी उसका एक मंजिले पर बच्चा रहता है, ऊपर के मंजिले पर वो दोनों रहते हैं। उन्होंने ये बताया कि 5 महीने हो गए, हमारा बच्चा हमको पूछने नहीं आया है आपका कैसा है। 5 महीना हो गए, नीचे रह रहा है उसकी वाइफ के साथ। अब करोड़ों रुपए उसको ये तसल्ली देंगे? मानो 1 करोड़ उसके पास है, 5 करोड़ है, 50, 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, उससे क्या हो जाएगा? और उसके कारण उसको डिसीज हो गया। मैंने निदान किया कि आपके डिसीज का कारण कोई और नहीं है, आपका जो ये इमोशन है ना, वही आपका डिसीज का कारण बना। क्यों? क्योंकि उसको हर हमेशा ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा पूछने को आएगा, और वो आता नहीं, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो अपनी बातें सबको बताने लगते हैं, और दूसरे को बताए कि दूसरा मल्टीप्लाई करके दूसरे तीसरे को बताएगा, क्योंकि उसको पास, मेरे पास तो ऐसा है नहीं, मैंने वो बात वो मुझे बताई तो मैंने उसको तसल्ली दी, और इसका मिसयूज कभी नहीं करता, क्योंकि मेरे पास मुझे बताने ही इतनी बातें हैं, मैं किसी की बातें बताने का मेरे पास टाइम ही नहीं। मेरे पास तो मुझे बताने की इतनी बातें, तो उन्होंने मैंने बताया कि आपका काउंसलिंग जरूरी है, आप उसकी अपेक्षा छोड़ दो। अब आप अपेक्षा मत रखो कि वो आएगा 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 आएगा, वो अपेक्षा रखोगे और वो नहीं आएगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपके हार्मोनल इनबैलेंस होंगे और आपको डिसीजेज होंगे। तो आज बड़े भाग के डिसीजेज जो हो रहे हैं एल्डर लोगों को, उसका कारण है उसका इमोशन डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन तो बदलेगी नहीं, वो तो रहेगी ही अपने बच्चों के प्रति। संवेदनशीलता का हम उपयोग नहीं कर पाते हैं बच्चों का, तो वो कैसे जाएगा? स्टोरी से। लेकिन वो प्रॉपर स्टोरी टेलिंग का एक साइंस है, उसका उसमें उपयोग करना पड़ेगा। अंतिम बात मैं कहता हूं, अभी आपने हिंदी कोई देखता है पिक्चर और सीरियल्स? कोई लगभग नहीं देखता होगा। यहाँ साउथ में, नॉर्थ में तो देखते हैं। एक अलीफ लैला सीरियल है, अलीफ लैला आपने देखी होगी शायद, पहले पूरे भारत में आती थी। तो
अलिफ लैला जिसके ऊपर बनी है वो अरेबियन नाइट्स, वो एक नोवेल है अरेबियन नाइट्स। वो पढ़ना आप अरेबियन नाइट्स में, वो 1000 जितनी कहानियाँ हैं। वो कहानी ऐसे स्ट्रक्चरल नहीं है, मैं एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ। अरेबियन नाइट्स, उसके ऊपर से अलिफ लैला बनी, जादुई चिराग, बराबर है। तो अरेबियन नाइट्स की कहानी ऐसी है कि उसमें एक वो सुल्तान था, मतलब एक मुस्लिम शासक था। उसकी पत्नी के साथ कुछ हो गया और वो पत्नी ने दूसरे जगह पर वो उसके साथ अफेयर दूसरे के साथ किया। उसको पता चल गया कि वो तो मेरी वाइफ ने दूसरे के साथ अफेयर किया, ऐसा तो क्रूर हो गया और वो सहन नहीं कर पाया। तो एक मार दी एक रानी को, फिर दूसरी आई, दूसरे ने भी ऐसा किया। तो उसने एक नियम बना लिया कि वो शादी करता, उसके बाद थोड़े टाइम तक एक रानी को रखता, फिर उसको मार देता ताकि वो अफेयर ना करे किसी के साथ भी। फिर तीसरे के साथ शादी करता, चौथे के साथ करता, पांचवें के साथ, ये सिलसिला चालू रहा। और लगभग 60-70 लोगों के साथ, बच्चियों के, युवतियों के साथ ऐसा किया। उसको जो भी पसंद आए उसके साथ शादी कर लेता और पहले वाली को मार देता। तो लोगों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि कब कौन पास कर दे और कम कोई मर जाए वो पता ही नहीं। तो उसके जो वजीर था वो अरेबी साहित्य, वो मतलब उसका जो एक मंत्री था, वजीर जिसको कहते, उसकी 2 बेटियां थी। वो अरेबियन साहित्य पढ़ रही है, संस्कृत साहित्य के जैसा ही अरेबियन जो लैंग्वेज है, दो में ही द्विवचन होता है। एक अरबी में द्विवचन है और एक संस्कृत में। हिंदी, गुजराती और ये सभी भाषाओं में द्विवचन नहीं। तो उसका साहित्य पढ़ती थी वो, तो वो पूरा का पूरा ये जानती थी, स्टोरी टेलिंग उसका। तो उसने पिता को रिक्वेस्ट की, क्या किया कि हमारी शादी उससे करवा दो। तो बोले कि आपकी शादी करवा दोगे तो 1 साल में आप मर जाओगी। तो बोले कि नहीं, हम मरेंगे नहीं, हम और लोगों को बचा लेंगे, वो क्रुएल्टी हम निकाल देंगे उसकी। बोले कैसे निकालोगे? बोले कि आप करके देखो। उसने समझाया, दोनों की शादी हो गई। तो दोनों ने स्टोरी चालू की, अभी इतना क्रूएल है, इतना, उसके ऊपर स्टोरी चालू की कि एक बार ऐसा हुआ, बराबर है। तो ऐसा ऐसा करते करते उसको स्टोरी में इंटरेस्ट आया, क्योंकि हमारा मन है, बराबर है, उसमें एक, हम पिक्चर देखने क्यों जाते हैं? हर बार नया पिक्चर आता है, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने, और हर एक थिएटर फुल होते हैं। जबकि हमको सब कुछ पता है कि पिक्चर में कुछ नहीं है, सत्य कुछ नहीं है, क्योंकि वो जब सब कहीं पर सीन उतारते हैं, उसका रोना भी गलत होता है, उसका हंसना भी गलत होता है, सब कुछ गलत के ऊपर पूरा पिक्चर बनता है, पूरी एक्टिंग है। तो भी हम जाते हैं उसको देखने के लिए, बराबर है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड भी स्टोरी मांगता है, कुछ हमको जानना है स्टोरी। तो वो स्टोरी बिल्ड की और वो 3 साल लगातार उसको स्टोरी सुनाई, और इतना चेंज हो गया उसमें। बाद में उसने छोड़ दिया सब कुछ, मतलब ये सुल्तान ने, राजा ने, क्योंकि उसका इफेक्ट इतना हुआ स्टोरी का बच्चों पर भी। सबसे ज़्यादा जो किसी का भी पूरे एजुकेशन सिस्टम में किसी का भी जो प्रभाव माना गया, वो किसी एजुकेशन सिस्टम का नहीं माना गया, इवन दो गुरुकुलम का भी नहीं माना गया। जब तक गुरुकुलम भी इसका यूज़ नहीं करता है, तब तक सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया गया, माना गया, वो है स्टोरी टेलिंग का, क्योंकि उससे सीधा इमोशन टच होता है, लॉजिक बाईपास होता है। तो ये स्टोरी टेलिंग के हमने 50 सूत्र है, किस तरह से उसको स्टोरी को बताना चाहिए, उसका सेंट्रलाइज मैसेज क्या होना चाहिए, उसमें विरोध कैसे नहीं होना चाहिए, उसमें इमोशन ड्रिवन को कैसे हम इमोशनली ड्रिवन कर सकते हैं, वो सब कुछ उसके सिद्धांत होते हैं। उसकी बात हम कभी लेंगे पेरेंटिंग के विषय पर। तो अभी समय हो गया है। आज मैंने जो वैदिक पेरेंटिंग की बात बताई है वो 1 to 5, 6 to 10 ईयर्स के बच्चों के लिए, 11 to 15 ईयर्स के बच्चों को खास संभालना है, उसको एक आइडियल मॉडल आपको दिखाना है, नहीं तो वो क्रिकेटर को और एक्टर को चुन लेगा। उसका आइडियल क्या होना चाहिए? कैरेक्टर होना चाहिए, क्रिकेटर और एक्टर नहीं। क्रिकेटर और एक्टर सबकॉन्शियस में गए
कि ड्रग्स जाएगा, फैशन जाएगी, गुस्सा जाएगा, वल्गारिटीज जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में वो चले गए। एक बहुत बड़े गांधीनगर में अभी पिछले जनवरी में फेयर रखा था, उन्होंने एक डांसिंग वाली महिला डांस कर रही थी, उनको बुलाया। वो 10 ईयर्स से वो संस्था काम कर रही है व्यसन मुक्ति का। क्या काम कर रही है? व्यसन मुक्ति का। और उसने पूरा लिखा है कि हमने इतने लोगों को दारू छुड़वाया, इतने को चरस छुड़वाया, इतने को सिगारेट छुड़वाया, इतने को वो छुड़वाया, सब पूरा लिस्ट भेजा था। मुझे वहाँ इनविटेशन दिया। गुजरात के बड़े बड़े प्रोग्रामों में मेरा इनविटेशन मुझे मिलता है। तो मैंने कहा कि मेरे पहले का प्रोग्राम कौन सा है? वो बोले कि एक डांस का प्रोग्राम है, यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए हमने डांस का प्रोग्राम रखा है। और वो भी बहुत जानी मानी मतलब डांसर थी। तो मैंने कहा कि फिर मेरा कोई ज़रूरत नहीं है इस प्रोग्राम में, क्योंकि ऑलरेडी वो डांसर सब युवाओं को प्रभावित कर देगी, तो उसका जो काम है वो कर देगी, फिर मेरा काम कोई बचेगा नहीं। तो बोले ऐसा क्यों कह रहे? मैंने कहा कि बोले कि तो मैं तो ये अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं। मैंने कहा आपका स्वार्थ नहीं है, लेकिन आप काम क्या कर रहे हैं? बोले 10 ईयर्स से हमने इतने व्यसनों को छुड़वाया। मैंने कहा जो 10 ईयर्स आपने काम कर दिया, आप एक दिन में वो पूरा धो देंगे। क्यों? क्योंकि आप सबकॉन्शियस में किसको बिठा रहे हैं? एक डांसर को, एक एक्टर को। क्या होगा पता है? आज वो एक्टर बैठ गया तो आपने पूरी पाइपलाइन बिछा दी पूरे में। अब किसी को सिगारेट लेकर आना है तो एक तक पहुंचानी नहीं है। वो क्या करेगा पता है? एक एक्टर के हाथ में सिगारेट दे दी, हजारों लाखों युवाओं के पास सिगारेट पहुंच गई। एक के पास जंगली रमी दे दी, एक के पास कोई सी भी प्रकार का जुआ दे दिया, तो हजारों लाखों लोग खेलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि व्यक्ति यहाँ से ड्रिवन है। उसके सबकॉन्शियस में किसको बिठाना है? 11 to 15 ईयर्स तक निश्चित करना है। आपने वो निश्चित नहीं किया, आपकी वो बहुत बड़ी गलती है जीवन की। उसको कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करवाना है, एक्टर और क्रिकेटर के साथ नहीं, क्योंकि कैरेक्टर कभी भी उसके साथ धोखा नहीं करेगा। भारतीय संस्कृति में कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर बहुत महत्व दिया है और आचार्य को उठाया है उसने, क्योंकि उसको पता है कि व्यक्ति को यदि सही रास्ता दिखाना है तो चाणक्य बताते हैं वो आचार्य दिखा सकता है, वो कोई कैरेक्टर व्यक्ति दिखा सकता है, उसको वो बचा सकता है। क्रिकेटर और एक्टर फैशन कर सकते हैं, मौज मजा कर सकते हैं, लेकिन वो यूथ को दिशा नहीं दे पाएंगे। उसके साथ कनेक्ट हुए कि व्यसन आने वाला है। आज ड्रग्स पहुंच गया है हर एक कॉलेज इनडायरेक्टली। तो आज सबसे बड़ी समस्या भारत के प्रति है, यूथ को बचाना है। इसके लिए हम अलग अलग कार्यक्रम करते हैं कि यूथ को कैसे बचाए, और इसका जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे, साइकोलॉजी का स्टडी नहीं करेंगे, तब तक पूरा का पूरा हम जान नहीं पाएंगे। क्योंकि पूरा विश्व चलता है यहाँ से नहीं चलता है। आप पैरों से नहीं आए हैं, आप यहाँ से आए हैं। आपको यहाँ लगा आपके पैर चलने लगे, और कितनी भी बारिश होगी आप आएंगे, क्योंकि आप यहाँ से आते, यहाँ से नहीं आते। हम बार बार बताते हैं कि आप आज का यूथ निश्चित नहीं करना है और नहीं करता है उसको क्या खाना है, उसको क्या खिलाना है, वो कोई और डिसाइड करता है। हमने एक बार मैं उदाहरण देता हूँ कि सपोज अभी को एजुकेशन जहाँ होता है, ऐसी कॉलेजेस होता है जहाँ लड़की और लड़के दोनों पढ़ते हैं, कोई एजुकेशन होता है। आज से आप मानो कि 2000 में या 2001 में कोई एजुकेशन की इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में आपने ये बताया होता किसी स्टूडेंट्स को ऐसे बिठाकर कि एक जीन्स पहने होंगे आपने, एक तरफ फटा हुआ जीन्स नी से, वो पहनकर जाओ लड़कियों के बीच में, मैं तुमको 1000 रुपया दूंगा। वो लड़का गया होता या नहीं? क्या लॉजिक कह रहा है आपका? नहीं गया होता। 1000 रुपया देने के बावजूद भी वो नहीं गया होता है? नहीं गया होता ना? क्या कितनी पॉसिबिलिटी से हो जाएगा? आप थोड़ा भी नहीं, तो फिर आप मतलब उसका यूज हम मेंटालिटी है ना उसकी, उस दृष्टि से वो नहीं जाएगा 2001 में, बराबर। 1000 रुपया देने के बावजूद भी वो नहीं जाएगा, क्योंकि वहां उसके प्रश्न है कहाँ है?
इमेज का, उसकी पर्सनालिटी का, उसका है। अब आज 1000 रुपया का खरीद कर दोनों तरफ फटा हुआ जीन्स पहनकर जाता है, वो क्यों जाता है पता है आपको? वो निश्चित नहीं करता है उसको क्या पहनना है, कोई और निश्चित करता है उसको क्या पहनाना है। आज से 5 साल के बाद वो क्या पहनेगा वो उसको पता है, कैसी हेयर स्टाइल रखेगा उसको पता है। पहले दाढ़ी नहीं रखते थे, क्लीन सेव रखते थे सब, बराबर 1 दिन 2 दिन की दाढ़ी होती थी, हमको पता है। यूथ कोई भी प्रोग्राम में नहीं आता था क्योंकि दाढ़ी बढ़ गई है और शेविंग में गया कोई नहीं है, लड़की आएगी तो दाढ़ी अच्छी नहीं लगेगी। आज दाढ़ी बढ़ाकर जाता है वो, बराबर क्यों? क्योंकि वो निश्चित नहीं करता है उसको दाढ़ी रखनी नहीं रखनी, उसके हाथ में नहीं है। कोई और रखता है तो ये रखने लगता है, कोई और हेयर स्टाइल करता है तो ये करने लगता है, कोई और कपड़े ऐसे पहनता है तो वो पहनने लगता है। वो कुछ डिसाइड नहीं करता है, उससे सब कुछ करवाया जाता है। आपको ये लगता है कि उसको खाने की भूख हुई और उसके बाद जोमेटो और स्विगी वो सभी कंपनीज आई? नहीं, वो आई उसके बाद इसको भूख लगी। जो भी उसको परोसना है उसको साइकोलॉजी का यूज करके 2 साल एडवर्टाइज चलती है, उसके पास उसका एक्साइटमेंट बढ़ाया जाता है, उसके बाद वो एस्टैब्लिश हो जाती है। ये कितनी साइकोलॉजी का कहां यूज हो रहा है, लेकिन वो यूथ को एक प्रकार का गुलामी बनाते, उसके बिना वो रह नहीं सकता है। और अभी तो ऐसे ऐसे ड्रग्स आ गए, ऐसे ऐसे एडिक्शन है कि जहां पर वो गया कि पूरा जीवन के लिए वो गुलाम। तो आईआईटी में भी हमने मुंबई में यही बात की थी कि यूथ को बचाना है तो खास करके इसके ऊपर ध्यान देना होगा, उसको कैरेक्टर बिल्डिंग का पाठ पढ़ाना होगा, उसको अलग अलग जगह पर कनेक्ट करना होगा। वो हमारा सबसे पहला ड्यूटी है राष्ट्र के प्रति। हमको कैरेक्टर के प्रति अच्छे स्थानों पर, यहाँ अच्छे स्थान है 4-5 संस्थानें हैं, उसमें जाना, उसको समझना, उसको लिटरेचर देना, उसके साथ कनेक्ट कराना। देर लगेगी उसको कनेक्ट कराने में, लेकिन एक बार वो कनेक्ट हो गया कि उसके अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आ गया, बिगड़ने की संभावना नहीं है। वो कैरेक्टर से कनेक्ट हुआ। तो अभी का जो ये है कैरेक्टर बिल्डिंग का यूथ का, वो हम चला रहे हैं, उसको साइकोलॉजिकली ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके साथ वो किस तरह से उसको कनेक्ट करना है, क्योंकि जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक उसका कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं। ये साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी का जो युद्ध है, अभी का जो वॉर है, वो किससे है? यहां से है। कोई भी विचारधारा आती है, कुछ भी, वो कहां से आती है? यहां से। कहां अटैक होता है? यहां पर। तो माता पिता को खास जानना है पेरेंटिंग का, वैदिक पेरेंटिंग के बहुत सारे कोर्सेज है। यूथ के लिए हमको बहुत कार्य करना है, लेकिन इसको जानकर, तो यूथ को कनेक्ट करना है, यूथ को अच्छे विचार देने हैं, लेकिन उसकी साइकोलॉजी को समझकर। तो ये पूरा का पूरा जो कार्य है वो पूरा का पूरा मनोविज्ञान आधारित है। परम पूज्य विश्वनाथ गुरु जी ने पूरा साइकोलॉजी का अध्ययन किया। आयुर्वेद की जो सत्वावजय चिकित्सा है, बहुत महत्वपूर्ण, जो साइकोसोमेटिक डिसीजेस के ऊपर काम करती है, उसका पूरा पुनरुद्धार किया कि भाई व्यक्ति है, उसका माइंड कैसा होता है, यूथ को किस तरह से प्रेरणा देनी होती है, उसको कहाँ पर उसको प्रेरित करना है। टीचर्स ट्रेनिंग हमारी होती है, वो पूरी की पूरी यहाँ पर आधारित होती है, क्योंकि वो रोल मॉडल है। वो जैसा हो जाएगा वैसा समाज हो जाएगा, ऐसे स्टूडेंट्स हो जाएंगे। वो फर्स्ट एड हो जाएगा तो पूरा स्टूडेंट्स पूरा फर्स्ट एड हो जाएगा। तो इसके ऊपर आप अध्ययन करिएगा। हमारी 2-3 चैनल भी है। शास्त्रोक्त आयुर्वेदा में आयुर्वेद सिखाते हैं। आचार्य मेहुल भाई नाम की चैनल है, उसमें भी बहुत सारे वीडियोज़ है। अलग अलग प्रोग्राम्स भी रखते हैं, तो हर एक सिटीज़ में प्रोग्राम होते हैं। तो आप इस तरह से कहीं पर भी, पूरा फ्री ऑफ चार्ज होता है, तो कहीं पर भी आप कनेक्ट होकर इसका लाभ ले सकते हैं। अपने बच्चों को वैदिक पेरेंटिंग के ऐसे ऐसे रूल्स है, बहुत आसान है, उसको अप्लाई करके आप अपने बच्चों को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं, उसको एक रोल मॉडल दे सकते हैं। उसकी ये आपने यूज़ किया तो 20 to 30% तो उसकी मेमोरी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम उसको सिखाते हैं पूरे दिन के वर्कशॉप में कि आपको उसका हार्मफुल क्या क्या है और वो कैसे छुड़ाना है। उसका गुस्सा उसका हार्मफुल है, आप गुस्सा करते वो हार्मफुल होता है, उसको स्ट्रेस हार्मफुल है, उसको कैसे, आप यदि म्यूज़िक नहीं सिखाते, संगीत नहीं सिखाते हैं तो हार्मफुल है, उसको किस तरह से
इरेज करना है उसका, आपके प्रति का जो व्यवहार है वो सभी उसको सिखाते हैं, उसकी पूरी ट्रेनिंग देते हैं। तो आज ये वैदिक पेरेंटिंग का जो कोर्स था उसमें से थोड़ी बातें थी, उसमें 2 कोष के ऊपर मैंने विशेष दी थी, अन्नमय कोष और प्राणमय कोष। ऐसी ही 3 वस्तुएं महत्व की है, वो मनोमय कोष 11 to 15, 16 to 20 विज्ञानमय कोष और 21 to 25 आनंदमय कोष। तो ये 5 कोष की पूरी सीरीज है। तो उसका आप देखिएगा, उसका पूरा का पूरा कोर्स भी बनाया हुआ है, एक कोर्स वाइज वो कैसे डेवलपमेंट होता है, और उसकी काउंसलिंग भी करते हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा तो हम और कोषों के बारे में ऐसा जानेंगे कि और कोषों के बारे में, यूथ के लिए वो कोष होते हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे करें और उसको हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज इतना ही 2 कोषों की बात की। 3 कोष अगले प्रोग्राम होगा तो हमें अवश्य उसके बारे में डिटेल लूँगा, क्योंकि वो कोष समझने के लिए बहुत हमको ज़रूरी है जी। और एक खास करके एक रजस्वला परिचर्या, बहनों को जो सिस्ट, फाइब्रोइड्स, पीसीओडी, पीसीओएस ऐसी बीमारियां हो रही है, इसके कारण आईवीएफ सेंटर्स बढ़ रहे हैं, इसके कारण इनफर्टिलिटी का रेशियो आज बहुत बड़े स्तर पर बढ़ गया है। उसका कोई सॉल्यूशन, बड़ी हॉस्पिटल्स नहीं है, बड़ी कोई नई चिकित्सा पद्धति नहीं है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए आयुर्वेद ने रूट कोज पर काम करने का बताया है कि उसका रूट क्या है। तो बहनें जब मेंसिस में आती है तो उसका हार्मोनल में चेंजेस हो जाता है, हार्मोन्स में उसका एक पूरा का पूरा स्वभाव परिवर्तन होता है। और ओ रजस्वला के समय पर क्या क्या करना चाहिए ड्यूरिंग मेंसिस, तो मेंसिस अवस्था में जो जो बात बताई है उसका एक कंसेप्ट डिज़ाइन किया है परम पूज्य विश्वनाथ दाता गुरु जी के पूरे फॉर्मेट के आधारित, वो है रजस्वला परिचर्या। वो हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है। हमारे बहुत सारे कॉरपोरेट्स में कार्यक्रम होते हैं, जैसे गोपाल स्नैक्स से राजकोट की कंपनी है गोपाल स्नैक्स लिमिटेड, उसमें 600 जो बहनें थी वो उसको रजस्वला परिचर्या का क्लास दिया। अभी राजकोट में बहुत सारे कॉरपोरेट्स में, बहुत सारी स्कूल्स में ये कोर्स चल रहा है, रजस्वला परिचर्या। मेंसिस के दौरान क्या करना चाहिए ताकि बहनें हैं उसका क्रोध ना आए और उसका नेगेटिविटी ना आए। ज़्यादातर अभी बहनों को देखा जाता है कि मेंसिस की विकृति के कारण उसका स्वभाव क्रोधी हो जाता है। क्रोधी समझते ना, एंगर। और एक बार उसका स्वभाव क्रोधी हुआ कि पूरा परिवार बिखरने की स्थिति में आता है, क्योंकि स्त्री का स्वास्थ्य है तो वो सेंटर पॉइंट है। गुरुकुल का सेंटर पॉइंट क्या है? आचार्य है। वो गया कि गुरुकुल गया, बिल्डिंग कितना भी बड़ा, आचार्य सेंटर पॉइंट है। चिकित्सा व्यवस्था का हॉस्पिटल बड़ी है लेकिन उसका सेंटर पॉइंट वैद्य है या डॉक्टर है। वो गया कि हॉस्पिटल का कोई महत्व नहीं है। अध्यात्म का केंद्र बिंदु ऋषि है, वो गया कि अध्यात्म गया। इस तरह से परिवार व्यवस्था का केंद्र बिंदु स्त्री है। स्त्री का जब स्वास्थ्य रहता है तो पूरा परिवार आनंदित रहता है। स्त्री रोगी हो जाती है तो अकेली वो रोगी नहीं होती है, पूरा परिवार बीमार हो जाता है। तो वो बीमार न हो उसके लिए जो जो वो गलती करते हैं उसके रूट कोज में जाकर परम पूज्य गुरु जी ने एक आयुर्वेद के ग्रंथों के आधारित एक कोर्स दिया है, अभ्यासक्रम दिया है, जिसका नाम है रजस्वला परिचर्या। मेंसिस के टाइम पर क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो पूरी की पूरी डिटेल वो कोर्स में है। और उससे जुड़ी जितनी भी बीमारियां हैं, पीसीओडी है, पीसीओएस है, फाइब्रोइड्स है, सिस्ट है, तो वो सारे का सारी चिकित्सा हम ऑनलाइन करते हैं। उसका भी फॉर्म होते हैं, तो वो फ्री ऑफ चार्ज वो फॉर्म को फिल करके वो मार्गदर्शन गुरुकुल से ले सकते हैं। बहन के पास वो कोर्स है, और इंस्टीट्यूट में कोई रखना चाहेंगे तो भी वो कोर्स कराने के लिए हमारे डॉक्टर्स भी आते हैं और ट्रेनर भी आते हैं। तो आज इतना ही। और भी कोर्सेज बहुत सारे बच्चों के लिए होते हैं, उसकी बात मैं आगे करूंगा। और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए 0 to 5 ईयर्स के लिए सुवर्ण प्राशन है, वो पुष्य नक्षत्र पर भी दे सकते हैं, डेली डोज पे भी देख सकते हैं। सुवर्ण प्राशन 1970 से लेकर अब तक हमारा कंटिन्यूज आ रहा है। तो सुवर्ण प्राशन की शोध भारत में पहली बार पूज्य गुरुजी ने की थी, और बच्चों की इम्यूनिटी के लिए वो बहुत ही उत्तम प्राशन है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए और मेमोरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो वो भी वेबसाइट पर होता है और बहुत जगह पर उपलब्ध होता है।
पुष्य नक्षत्र के कैंप्स भी बहुत जगह पर लगते हैं। तो ऐसे बच्चों के स्वास्थ्य 0 to 5 ईयर्स में संस्कार करवाने हैं तो 8 संस्कार होते हैं। वो 8 संस्कार के बारे में भी आप माहिती फ़ोन से ले सकते हैं। उसका हेल्पलाइन नंबर भी दूंगा कि 0 to 5 ईयर्स का बच्चा है तब तक उसके एक स्तर पर 8 प्रकार के संस्कार होते हैं। वो 8 संस्कार को कैसे करना है, उसका क्या ध्यान रखना है, तो वो पूरा का पूरा ही विगत हमारे पास होती है। तो इसके बारे में भी हम जब वर्कशॉप करेंगे तो आपको वो डिटेलिंग जानने को मिलेगा। जी, अभी आपने सुना, अगले सत्र पर हम आएंगे। बच्चों का है ना अगला तो, और जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वालों ने इतना अच्छा सपोर्ट किया और आप लोग भी आए यहाँ पर, बहुत सारी टीम ने हमको, खास करके सभी लोगों ने हमको यहाँ पर जो एक विचार अभिव्यक्ति का अवसर दिया ताकि हम भारतीय संस्कृति के विचार पहुँचा सके आप तक, ये सोसाइटी तक, पूरे समाज तक। तो इसके लिए हम आनंदित हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। और आप भी अपने जीवन में राष्ट्र सेवा के लिए ये ज्ञान को और लोगों तक पहुँचाएँ। जितने भी लोग हैं वहाँ पर ये नॉलेज का जाना ज़रूरी है। उसको लगना चाहिए कि भारतीय संस्कृति वो कोई ऐसा नहीं है कि उसमें साइंस नहीं है, पूरा साइंटिफिक है, पूरा ये साइकोलॉजी इतनी है, मनोविज्ञान इतना है कि कहीं पर भी आपके देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर उसका जो है वो पहुंचना चाहिए। तो इसके लिए अंशु दीदी जी से लेकर सब कोई निस्वार्थ भाव से हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप बेंगलुरु में हैं, बेंगलुरु में भी अगले कार्यक्रम में आप अनेक लोगों तक इसको पहुंचाएं ताकि हज़ारों बच्चों तक हम ये मैसेज पहुंचा पाए। आज बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी है, तो बच्चों तक हम ये बात ले जाएंगे तो हमारा जो वैदिक पेरेंटिंग का अहमदाबाद में हो रहा है, सूरत में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, वो यहाँ पर भी शिविर हो। तो आप ऐसा आगे का प्रयत्न करें कि हम जो समर में शिविर रखते 3 दिन की, उसमें हम माता पिता को प्रैक्टिकल सिखाते हैं कि स्टोरी कैसे की जाती है, वो हम बताकर उसको सिखाते हैं। हम खुद लेते हैं स्टोरी टेलिंग और उसको ये बताते हैं। फिर बच्चों की कौन सी समस्या है, उसके ऊपर कहाँ कहाँ माता पिता गलती करते हैं, वो उसको बताते हैं। तो 3 दिन का पूरा शिविर होता है वैदिक पेरेंटिंग का। उसमें सत्र रहते हैं, ट्रेनिंग रहती है, काउंसलिंग रहती है। बच्चा मान नहीं रहा है, गुस्सा कर रहा है, हाइपर एक्टिव है, तो उसको किस तरह से उसकी चिकित्सा करनी है, किस तरह से उसको समझाना है, वो हम वहाँ पर सिखाते हैं। तो ये 3 दिन की जो समर कैंप है पेरेंटिंग का, वो भी इधर हो और ऐसे सेशन भी हो ताकि जो एजुकेशन की बात है, मनोवैज्ञानिक एजुकेशन की, गुरुकुल की, वो लोगों तक पहुँच जाए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और एक गर्भ विज्ञान का कंसेप्ट भी देखना है। आज भारत में 4 करोड़ दिव्यांगता पता है ना, जिसको किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी है उसको दिव्यांग कहा गया है। पहले 7 प्रकार की दिव्यांगता थी, अभी 21 प्रकार की गवर्नमेंट ने दिव्यांगता डिफाइन की है। RSS संघ की एक संस्था है सक्षम उसके लिए काम कर रही है। सक्षम ने जो आंकड़ा दिया है वो 4 करोड़ 92 लाख लोग आज दिव्यांग है भारत में, बराबर। वो क्यों दिव्यांग हो रहे हैं, उसका कारण माता पिता की गलती है। गर्भावस्था में वो ध्यान नहीं रखते हैं, प्लानिंग से संतति नहीं करते। तो इसके लिए हमारा एक कोर्स है वैदिक गर्भ विज्ञान का, उसकी बुक्स भी है। और वो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देने से क्या है कि बच्चे पूरे स्वस्थ आते हैं और केवल स्वस्थ नहीं, मानसिक रूप से भी वो विकसित आते हैं। तो इस प्रकार की एक प्रोसेस है पूज्य गुरुजी ने दी हुई, वो गर्भ विज्ञान है। तो गर्भ विज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, उसकी शिविर हो, खास करके बेंगलुरु में। तो क्या है कि ये सेंटर है कर्नाटक का, और ऐसे कहे तो बहुत सारे 4-5 प्रदेशों का। तो यहाँ पर हो ऐसा, तो हम बच्चों को अंध अपंग बनाने से रोक सकते। उसका उदाहरण पूज्य गुरुजी ने दिया था कि ये अंध अपंग है, अपंगता है, वो हमारे अज्ञान का परिणाम है, कर्म का नहीं, हमारा अज्ञान है। देखो रामायण काल में केवल 2 लोग अंध थे, ब्लाइंड थे। कौन थे पता है आपको? श्रवण के माता पिता, बराबर। महाभारत काल में 2 व्यक्ति अंधे, एक धृतराष्ट्र और एक अंधतमस ऋषि। आज 50 लाख क्यों? आज 50 लाख है, आप देखिए गूगल पर।
और हम तो बहुत सारे आश्रमों में जाते हैं तो देखते हैं क्यों गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी के पहले, प्रेगनेंसी के दरमियान बहुत सारी गलतियां माता पिता करते हैं। इसके कारण कोई एक छोटा बच्चा जीवन भर बेड में रह जाता है, कोई एक व्यक्ति की गलती के कारण। वो गलती वो क्यों करता है, पर्पसफुली नहीं करता है, जानकर नहीं करता है, उसके पास नॉलेज नहीं है। तो हमारा दायित्व है उसके पास नॉलेज पहुंचाए। मैंने बच्चों की ट्रीटमेंट की, उससे मुझे बहुत मेरे इमोशन में फर्क आ गया, मेरे में चेंज हो गया। गुरुजी ने जब मुझे ये सेवा दी बच्चों की ट्रीटमेंट करने की, तब मैंने ऐसे ऐसे रोग के बच्चे देखे तो अपने आप को मैं भाग्यशाली मानने लगा कि भगवान ने मुझे क्या दिया है। 2 आंखें, 2 पैर, 2 हाथ देकर मुझे कितना बड़ा वरदान दे दिया है भगवान ने। वो तब रियलाइज हुआ। तब तक तो मुझे बहुत सारी फरियादें थी, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास इतनी एक्सपर्टाइज है तो भी वो नहीं। तब तक का मेरा लाइफ पूरा बदल गया, क्योंकि मैं बच्चों के साथ कनेक्ट हुआ तो उसका इमोशन समझने लगा। और अंतिम बात मैं कहता हूँ, मेरे अभी 2 दिन में आयुर्वेद का केसेस देखता हूँ राजकोट में। 4 सेंटर है राजकोट में, अलग अलग जगह पर हमारे। एक चिकित्सालय है, 2 आश्रम है और एक तीसरी चौथी जगह पर है। वहाँ पर रात के 11 बजे बिहार से एक व्यक्ति, दोनों पति पत्नी दोनों 3 ट्रेन बदल कर रात को 11:30 बजे आते। पिछले अगस्त में उसके बच्चे को फीड्स आ रही है और यहाँ सब जगह उसको पूरी की पूरी चोटें आई थी, पाटे मतलब बंधे थे। उन्होंने बोला आपके पास आया हूँ, बहुत जगह से नाम सुना है आपका कि आप बच्चों की दवाई करते हैं, ऐसा है। तो हमारे जो दरवाजे पर थे वो लोग मुझे उठाना नहीं चाहते थे, बहुत सारा किया, फिर उठाया लोगों ने। फिर मैंने देखा कि इसकी स्थिति ऐसी है, भोजन कराया, सुबह देखा, परीक्षण किया, सब कुछ। जब मैंने रूट कोज देखा, उसकी हिस्ट्री ली पूरी, कारण क्या हुआ था पता है आपको? वो मायके गई थी अपने मम्मी के यहाँ डिलीवरी करने के लिए, 7 मंथ पूरे हो गए थे। पानी पूरी आती है, इमली के पानी वाली पानी पूरी, 3 दिन का इमली का पानी खट्टा था, वो पानी पूरी मम्मी ने इसको खिलाई थी। अब इसने खाई तो रात को बुखार आया, और खुद बुखार आया तो वो एडमिट हो गई। एडमिट हुई, उसके बाद उसको डिस्चार्ज दिया गया। जब 2 महीने के बाद डिलीवरी हुई तो डॉक्टर ने, वो तुरंत बच्चा आया, बच्चे को 5 दिन के बाद फीट आना चालू हो गई। जब देखा तो उसको गर्भ में ही फीट आ गई थी। और वो फीट कब आई थी? जब इमली का पानी खाया था। बाद 5 साल में उसकी दुकान नहीं है, उसका खेत बिक चुका है, उसकी ट्रीटमेंट बहुत जगह करवा दी। वो बच्चा थोड़ा गिरता है, फिट आती है तो गिर जाता है और लग जाता है उसको, बराबर है। वो फिट इतनी आती है फ्रीक्वेंटली, कोई रोक नहीं पाता है। दवाई करते हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आता है। पूरे के पूरी बच्चे की लाइफ खत्म हो गई। पूरे माता पिता आज 5 साल से हैरान हो रहे हैं। कितनी गलती? 3 मिनट की, 2 मिनट की। और आयुर्वेद में तब बता दिया था कि इमली का पानी गर्भावस्था में नहीं देना चाहिए, और वीडियोस भी यूट्यूब में था हमारा, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पाए। देखो, एक नॉलेज पहुंचता है ना तो ये इफेक्ट होती है। हम आज रविवार था तो हम लोग क्या करते? टीवी देखते, वीडियो देखते, किसी को मिलते। लेकिन नॉलेज लिया तो आप दूसरे को बता सकते, आप दूसरे को उपकार कर सकते। नॉलेज का ये होता है, एक सिस्टम डेवलप करता है, वो एक सिस्टम बनाता है। 1000 भिखारी एक अन्न क्षेत्र में भोजन करे तो 1000 भिखारी में से भी कोई अन्न क्षेत्र नहीं बनाएगा, वो चेन नहीं चलेगी ना। 1 लाख भिखारी ने भोजन किया, लेकिन 1 लाख में से कोई भिखारी वो अन्न क्षेत्र नहीं बनाएगा, उसकी कैपेबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन एक व्यक्ति नॉलेज लिया, एक गुरुकुल में 10 साल पढ़ा, और ऐसे 100 विद्यार्थी पढ़े तो उसमें 10 गुरुकुल खोले। उसने नॉलेज लिया तो चेन बनेगी। तो हमारा पूरा का पूरा टाइम, फ्रूटफुल टाइम हमारा नॉलेज पर जाए। हम एक एक वस्तु ये सीखे, क्योंकि उससे जो समाज के ऊपर उपकार होगा ना, वो सबसे बड़ा उपकार होगा। तो हमारी जो एक्सपर्टाइज है उसमें कोई हमको स्वार्थ नहीं है, हम लोग बांटना चाहते हैं। आप भी आयुर्वेद सीखें, आप भी ये सारे विषय को, सब्जेक्ट को सीखें, ताकि हम ओरिजिनल नॉलेज को पहुंचा सकें। ठीक है अंशु जी? धन्यवाद आचार्य जी, आपने इतनी सारी